मैं दुनिया के सबसे महान मार्शल कुल का युवा सरदार हूँ। मेरे पिता जीवित बचे 9 युद्ध संतों में से एक हैं, और फिर भी 3 साल पहले किए गए एक वादे की वजह से मुझे पूरे 3 साल तक ऐस कहकर पुकारा जाता रहा। ठीक उसी समय जब मेरे पिता मुझे पूरी तरह से त्यागने के लिए काफी क्रोधित थे, सब कुछ बदल गया। साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी के कैंपस में लूना मुझे एकदम गंभीर भाव से घूर रही है। जेंग, वह कहती है, मैं गर्भवती हूँ, मैं तुम्हें मुझसे शादी करने का मौका दे रहा हूँ। मेरी अचंभित निगाहें उसके हाथ का पीछा करते हुए उसके सपाट पेट तक गईं। 3 वर्ष मैंने लूना के सहायक के रूप में पूरे 3 साल बिताए हैं। 3 साल पहले मैं लैंसिंग में तब स्थानांतरित हुआ जब दक्षिण पूर्वी टारगेट की रक्षा करने वाला मास्टर युद्ध में मारा गया था। अपने अंतिम क्षणों में मास्टर लिनन ने अपनी सबसे प्रिय बेटी लूना को मेरी देखरेख में सौंप दिया। मैं मना करने ही वाला था, लेकिन तभी चीट सिस्टम सक्रिय हो गया। इसका कार्य सरल था। 3 साल तक लूना के वफादार सिम के रूप में काम करो, और उसके बाद मुझे सिस्टम से भारी इनाम मिलेंगे। मेरे पास कोई और विकल्प न होने के कारण मैंने अपने गुरु के साथ 3 साल का समझौता कर लिया। वे 3 साल घोर पीड़ादायक थे। लूना दिन ब दिन और भी ज्यादा उद्दंड होती जा रही थी, और मेरे पास इनाम पाने के लिए उसके साथ चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा मुझे जो पहचान विरासत में मिली थी वह किसी भी तरह से साधारण नहीं थी। मेरा कुल लू परिवार ड्रैगन साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का सर्वोच्च मार्शल कुल है। स्टारगेट के जागृत होने के बाद से 800 वर्षों में लैंसिंग पर केवल 10 मानव पूर्वज ही जीवित बचे हैं, और लू परिवार के पास उन 10 सीटों में से एक सीट है। स्टारगेट के बाद के युग में मानवता ने 9 युद्ध संतों को जन्म दिया, जिनमें से एक मेरे अपने पिता लॉर्ड चान है। शेष 8 में से 2 मेरे 2 चाचाओं के हैं। मानवता के 9 युद्ध संतों में से अकेले लू परिवार के पास 3 संत हैं। वह अनुपात भयावह है। लू परिवार राजधानी के सबसे शक्तिशाली कुलों के बराबर खड़ा है। प्रतिष्ठा की परत दर परत में लिखता हुआ मेरा हर कदम दुनिया की निगाहों को आकर्षित करता है। और फिर भी इस खौफनाक विरासत से मुझ जैसा एक सीधा साधा इंसान पैदा हुआ। 3 साल तक बजरी ढूंढने के काम ने मुझे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और पूरे ड्रैगन साम्राज्य में कुख्यात बना दिया। इससे पूरा कबीला गुस्से से भड़क उठा। सभी लोग अपने युवा स्वामी पर क्रोधित थे। यहां तक कि मेरे पिता लॉर्ड शान भी आधी रात को एक से अधिक बार मेरे बिस्तर के पास आए थे। अपने निकम्मे बेटे का गला घोंटने के लिए बेताब थे, लेकिन वे कभी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मैंने हर अपमान को नजरअंदाज किया और पूरे 3 साल तक अपने दांत पीसती रही। और आज 3 साल के समझौते का बिल्कुल आखिरी दिन है। मुझे बस इस प्रक्रिया को पूरा करना है और सिस्टम मेरे पुरस्कार देना शुरू कर देगा। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लूना आखिरी दिन इस तरह का चौंकाने वाला खुलासा करेगी। साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी का कैंपस पहले से ही छात्रों से खचाखच भरा हुआ है, जो सभी अविश्वास भरी निगाहों से लूना को देख रहे हैं। लूना और मैंने पहले भी कई बेहद ही बेकाबू हरकतें की हैं, लेकिन उन मानकों के हिसाब से भी यह हरकत सबसे अलग है। भीड़ में मौजूद हर किसी की निगाहें मुझ पर टिक जाती हैं, और फिर भी इस बार मैं बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा। लूना मेरी भावहीन शक्ल को घूरती है, उसकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठती है, और वह मुझ पर चिल्लाती है, आप हिचकिचा रहे हैं? क्या तुम सच में हिचकिचाने की हिम्मत करते हो? देखने वाले हर किसी को लगेगा कि गलती आपकी ही है। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और खुद को शांत करने की कोशिश की। मैं सहमत हूं। भीड़ पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती है। लूना ने अपनी ठुड्डी फिर से ऊपर उठाई। अब बात कुछ ठीक है, लेकिन आपकी थोड़ी सी हिचकिचाहट ने मुझे परेशान कर दिया, और आपसे शादी करने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। दुल्हन की कीमत पर कोई मोल भाव नहीं किया जा सकता है, और यह कुलीन परिवार के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण किया, और यह आसान नहीं था। शादी के बाद एक महिला को सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। मेरी तरफ से दहेज की कोई बात नहीं होगी। आपको पता है, मेरे पिता ने वेस्टगेट की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी और हमारा परिवार शहीद हो गया। इसके अलावा हमारी शादी के बाद आपको बच्चे को अपने परिवार में एक वैध स्थान देना होगा। बच्चे के साथ बिल्कुल अपने खून के रिश्ते की तरह व्यवहार करो, और उससे यह मत पूछो कि उसका पिता कौन है। आप मेरी स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकते, और आप मुझे कुछ भी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो मैं नहीं करना चाहती। लूना बिना रुके एक के बाद एक मांगे रखती है। हर मान शिष्टाचार की हर सीमा को तोड़ देती है। कैंपस के छात्र पूरी तरह से स्तब्ध रह जाते हैं। जब वो आखिरकार अपनी बात खत्म करती हैं, तो लूना मेरी ओर मुड़ती है। तो क्या आप इन सभी बातों से सहमत हैं? अगर हो सके तो कल शादी कर लेते हैं। मैंने हल्के से सिर हिलाया। मैं मान गई, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कल सब कुछ बिखर जाएगा। मैं तो बस यहाँ अपने सिस्टम रिवॉर्ड्स का इंतजार कर रही हूँ। कल मैं तुम्हारे लिए लैंगसिंग में अब तक की सबसे भव्य शादी लेकर आऊंगी। घर पर रहो और मेरा इंतजार करो। मेरे शब्द शांत पानी में पत्थर की तरह स्तब्ध रह गए। भीड़ एकदम शांत हो गई। उन्हें यह बात समझने में काफी समय लगा। लू परिवार के युवा सरदार ने सच में यह सौदा मान लिया। जब आखिरकार उन्हें यह बात समझ आई, तो पूरा कैंपस शोरगुल से भर गया। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े कबीले के वारिस होने के नाते उनकी शादी की कोई भी खबर अपने आप में ही बहुत ध्यान खींच लेती।
अनगिनत कबीले और ताकतें मेरे परिवार में शादी करने का मौका पाने के लिए जी जान से लड़ चुकी हैं, और फिर भी मैं यहाँ इस तरह से सबसे हास्यास्पद तरीके से शादी कर रही हूँ। इससे जो झटका लगेगा उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, और इस बात पर लूना से ज्यादा गर्व किसी को नहीं है। उसे किसी और के बच्चे की मां बनने पर जरा भी शर्म नहीं है, बल्कि उसे इस बात पर गर्व है कि जैन ने फिर भी उसे चुना। सच पता चलने के बाद मैं इंतजार करूंगी। जैन, तुम मर्द हो, याद रखना तुमने आज क्या कहा था। लूना की आंखों में जीत की चमक दौड़ जाती है, उसके चेहरे पर खुला तिरस्कार फैल जाता है। चाहे वह कितनी भी मनमानी करे, चाहे कितनी भी दूर चली जाए, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई सफाई देने वाला होगा, और वह कोई और नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े कबीले का युवा सरदार है। उसमें वाकई एक खास हुनर है। मैं धीरे से मुस्कुराता हूं। चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों की शादी दूंगा। लूना की नजरें अचानक घूम जाती हैं। ओह, मुझे अभी दो और बातें याद आईं। तुम्हें पता है, कल मेरे पिता की पुण्यतिथि है, इसलिए मैं चाहती हूं कि उन्हें मेरी गर्भावस्था की खुशखबरी पता चले, और मैं चाहती हूं कि वे मेरी खुशी के गवाह बने। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम पुण्यतिथि पर आए सभी लोगों के सामने मुझसे शादी करने की घोषणा करो। ठीक है, मैं मान जाता हूँ, मैं कल समय पर पहुंच जाऊंगा। सच कहूं तो मैं अपने गुरु की पुण्यतिथि पर कोई हंगामा नहीं करना चाहता, लेकिन लूना मास्टर लिन की सबसे प्यारी बेटी थी। उनके अंतिम समय में उनकी एकमात्र चिंता, जिस क्षण में वो इस तरह की इंसान बन गई है, वो कुछ ऐसा है जो मास्टर लिन कभी नहीं चाहते थे। मैं सहमत इसलिए हूं क्योंकि एक तो मुझे अपनी गरिमा वापस पानी है, और दूसरा मुझे लूना को जगाने की थोड़ी सी उम्मीद अभी भी बाकी है। अगर वह उम्मीद नाकाम हो जाती है तो कोई बात नहीं, मैंने अपने गुरु के लिए आखिरी कोशिश कर ली है। मेरा जमीर साफ है। जैसे ही भीड़ को समय तय होने की खबर मिलती है, वे पूरी तरह से आपा को बैठते हैं। वॉर सेंट स्मारक पर एक आदमी की अपनी बेटी दूसरे आदमी के बच्चे को गर्भ में लिए लू परिवार के युवा सरदार का प्रस्ताव स्वीकार कर रही है। यह दृश्य अपने आप में बिल्कुल पागलपन भरा है। अगर मास्टर लिन इसे दूसरी तरफ से देखते तो क्या वे रोते या हंसते। भीड़ में कानाफूसी की आवाज गूंज रही है। हर कोई जानता है कि वॉर सेंट स्मारक पर न केवल बड़े कबीले आते हैं, बल्कि अनगिनत आम लोग भी श्रद्धांजलि देने आते हैं। इस कार्यक्रम को कवर करने वाले सभी प्रमुख मीडिया आउटलेट्स को भी जोड़ दे तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह कितना बेकाबू होने वाला है। ल्यूना आत्मसंतुष्टि से चमक रही है। वह अब पूरी तरह खुश है। तो फिर कल मिलते हैं। मैं देखूंगा कि तुम कितने गंभीर हो। बात खत्म। मैं बिना पीछे मुड़े, एकदम साफ और सीधा, बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर चला गया। मैं अपने पीछे एक ऐसी भीड़ छोड़ गया जो इतनी हैरान थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। समय बीतने के साथ यह खबर दक्षिण पूर्वी मार्शल विश्वविद्यालय से पूरे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई। जैसे ही यह खबर फैली, इसने प्रतिक्रियाओं का विस्फोट कर दिया। विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद मैं अपनी लिमिटेड एडिशन लोंगी स्पोर्ट्स कार में बैठा और सीधे स्टारहोल्ड शहर में स्थित वॉर सेंट समाधि स्थल की ओर चल पड़ा। समाधि स्थल पहले से ही उन आगंतुकों से भरा हुआ था जो एक दिन पहले ही श्रद्धांजलि देने आ चुके थे। विशाल स्थान का हर कोना फूलों और चढ़ावों से भरा हुआ था। मेरे गुरु को श्रद्धांजलि देने आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देर हो रही है, कृपया अब घर चलें। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, ओल्ड जैन ने समाधि स्थल को खाली करना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में कभी चहल पहल से भरा समाधि स्थल एकदम शांत हो गया। मैं काले और सफेद चित्र के सामने खड़ा हुआ और 3 बार प्रणाम किया। गुरुजी, मैं आपसे मिलने आया हूँ। लूना के लिए मैंने इन 3 वर्षों में अपनी पूरी कोशिश की। अब जब 3 साल का समझौता समाप्त हो गया है तो मैं अब उसकी देखभाल नहीं करूंगा, क्योंकि जारी रखना, आगे कुछ भी कहना उसे और दुख पहुंचाएगा। मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं कि कल जो कुछ भी होगा वह एक तरह से मेरी ओर से उसे दिया जाने वाला अंतिम सबक होगा। यह उसे तोड़ भी सकता है या बचा भी सकता है, लेकिन परिणाम जो भी हो, मुझे आशा है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। मैं 3 बार और झुकता हूं, फिर चुपचाप खड़ा होकर उस दयालु और सौम्य चेहरे को निहारता हूं। मैं अपने गुरु की आंखों में उस दिन के भाव को याद करता हूं जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। वह व्यक्ति जिसे दुनिया एक अजेय युद्ध संत कहती थी, अपने अंतिम क्षणों में उनकी आंखों में चमकती वह आखिरी किरण उनकी बेटी के लिए चिंता से भरी थी। साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी में एक प्रशिक्षण कक्ष के अंदर काले फ्रेम वाले चश्मे पहने एक युवा सहायक दरवाजे से अंदर आता है और नोवा की ओर एक फोन थमा देता है। मिस नोवा अपने चेहरे से पसीना पोंछती है और उत्सुकता से फोन उठाती है। उसकी नजर स्क्रीन के शीर्ष पर शीर्षक पर पड़ती। उसमें लिखा है, लूना गर्भवती है। कल युद्ध संत लिन की पुण्यतिथि पर जैन सार्वजनिक रूप से शादी का प्रस्ताव रखेगा। कुछ सेकंड के लिए नोवा का सुंदर चेहरा किसी तूफान के आने की तरह काला पड़ गया। मास्टर लिन के 3 शिष्य थे, नोवा, मैं और लूना। नोवा और मुझे हमेशा बचपन के प्रेमी प्रेमिका के रूप में देखा जाता था। सभी को लगता था कि हम एक कपल हैं। लेकिन जिस क्षण मैंने लूना के लिए बिना किसी सीमा के गाना शुरू किया, नोवा और मैं एक दूसरे से दूर होते चले गए और यहां तक कि हम अजनबी बन गए। फिर भी यह खबर नोवा की शालीनता की भावना को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है।
कल गुरुजी की पुण्यतिथि है। इन दोनों का ऐसा कृत्य करना गुरु का घोर अपमान है। नोआ इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वह हथियारों के भंडारण कक्ष में घुस जाती है और एक विशाल क्लीवर को टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उसके पास एक ऐसा ब्लेड तैयार हो जाता है जिसका हैंडल लगभग 4 मीटर लंबा होता है। फिर नोवा उस 4 मीटर लंबे क्लीवर को अपने कंधे पर उठाती है और भूमिगत पार्किंग गैरेज की ओर दौड़ पड़ती है। वह उस विशाल ब्लेड को एक स्पोर्ट्स कार के ऊपर रख देती है। टैंक की तरह दिखने वाला एक वाहन पूरी रफ्तार से गैरेज से बाहर निकलता है। कुछ ही क्षणों बाद नोवा उस 4 मीटर लंबे क्लीवर को लिए हुए घोर क्रोध से भरी हुई अवस्था में आती है और सीधे समाधि स्थल के परिसर में घुस जाती है। वह मकबरे के पास पहुंचती है और मुझे ठीक उसी तरह वहां खड़ा पाती है जैसा उसने उम्मीद की थी। बहुत दिनों बाद मिले। नोवा 4 मीटर की दूरी पर खड़ी नोवा एक हाथ में विशाल कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ती है और उसे एक ही शक्तिशाली चाप में घुमाती है। तेज हवा की आवाज से सन्नाटा छा जाता है। ब्लेड रुक जाता है और मेरे गले पर सपाट दब जाता है। क्या तुम्हारा दिमाग कचरे से भरा हुआ है? क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि लोग आपके बारे में और लू परिवार के बारे में क्या कह रहे हैं? नोआ इसे बिल्कुल भी नहीं समझ सकती। लू परिवार के पुरुष ही वे लोग हैं जिनकी हर कोई पूजा करता है और जिनके पीछे भागने की हर कोई कोशिश करता है। वे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के हर युद्धक क्षेत्र पर अपना वर्चस्व रखते हैं। मानवता के हर उस इंच भूभाग पर उनका खून बहा है जहां कभी मानवता का वास रहा है। राजधानी के सबसे शक्तिशाली परिवार भी लू परिवार के सामने कभी भी अहंकारपूर्ण व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करते थे। और फिर भी इस विशालकाय अजेय वंश से मुझ जैसा एक सीधा साधा इंसान निकला। नोवा की आंखों में निराशा छा जाती है। एक पल बाद वह निराशा दृढ़ संकल्प में बदल जाती है। आप और लूना जो भी करे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी कल गुरु के स्मारक पर हंगामा करने की हिम्मत की तो मैं इस तलवार से तुम दोनों के सिर काट दूंगा। लॉर्ड शान कबीले के मुखिया की गद्दी पर बैठे हैं। उनकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी हैं। वह धड़ाम से खड़ा हुआ और एक ही हथेली के प्रहार से उसकी विशेष रूप से निर्मित मिश्र धातु की कुर्सी चकनाचूर हो गई। मैं उस लापरवाह लड़के का सिर खुद काट दूंगा। वह कमरे में चारों ओर नजर घुमाता है और बोलता है, बुजुर्ग लोग निश्चिंत रहें। मैं, भगवान शान, इस विवाह का पूर्णतः विरोध करता हूं। यदि वह लापरवाह लड़का आगे बढ़ने पर अड़ा रहता है और हमारे कुल को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उससे युवा स्वामी का पद छीन लूंगा या उसे स्टारलॉक टावर के अंदर सील कर दूंगा और उसकी साधना को नष्ट कर दूंगा। परिवार के विशाल हॉल के अंदर लू परिवार का हर वरिष्ठ सदस्य पिछले सदस्य की तुलना में अधिक गंभीर भाव लिए हुए हैं। लॉर्ड शान की व्यक्तिगत गारंटी सुनकर वे थोड़ा नरम पड़ जाते हैं। दम घोटने वाला तनाव कुछ समय तक जारी रहता है। अंततः लॉर्ड शान की उम्र के लगभग एक अधेड़ व्यक्ति के बोलने से पहले ओल्ड लिम एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर तरह के सम्मान के पात्र थे। उसने स्टारगेट के लिए अपना आखिरी कतरा तक खून बहा दिया। भले ही लिन परिवार का पतन हो गया हो, लेकिन हमारा लू परिवार लोगों को उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं आंकता है और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्वीकार्य होगा। लेकिन उस युद्ध संत को लूना जैसी बेटी कैसे मिल गई? कितनी बड़ी त्रासदी है। दूसरे प्रकार का बड़ा साइज। चलिए इन सब बातों को एक तरफ रख देते हैं। कल वॉर सेंट लिन की स्मृति सभा है। क्या हम उपस्थित रहेंगे या नहीं, इस पर बाकी सभी वरिष्ठ सदस्य अपनी निगाहें लॉर्ड शान की ओर मोड़ लेते हैं। हम न केवल जा रहे हैं बल्कि मैं स्वयं वहां उपस्थित होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। और अगर वह लापरवाह लड़का हंगामा करने की हिम्मत करता है तो मैं, भगवान शान, उसे मौके पर ही मार डालूंगा। कोई दया नहीं, क्योंकि भगवान शान वास्तव में क्रोधित हैं। बुजुर्ग लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते। फिर पहले बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया। जैन की बाय परिवार की लड़की से सगाई का क्या हुआ? बीआई परिवार के कुछ वरिष्ठ सदस्य शुरू से ही जैन के घोर विरोधी थे। अब जब यह घोटाला सामने आ गया है तो वे लोग फिर से परेशानी खड़ी कर सकते हैं। वे सगाई तोड़ने के लिए भी आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। कमरा फिर से शांत हो जाता है। कुछ समय पहले ही लू परिवार के बुजुर्गों ने मेरी सगाई को अंतिम रूप दिया था। दूसरी पक्षकार आवा थी जो पूर्वी क्षेत्र के बाई परिवार के मुखिया की बेटी थी। बी परिवार पूर्वी क्षेत्र का सर्वोच्च मार्शल वंश है और पूर्वी टारगेट की रक्षा करता है। इसके अलावा एवा के पास दुर्लभतम एस ग्रेड प्रतिभा है। मुझसे शादी करना सचमुच उसके लिए अपने से निचले दर्जे के व्यक्ति से शादी करने जैसा होगा। इसी वजह से बीआई परिवार के कई वरिष्ठ सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया, लेकिन बाय परिवार के मुखिया ने उन सभी की बात को खारिज कर दिया और सहमति दे दी। भगवान शान ने थकावट से चूर होकर अपनी नाक की पुल को चुटकी से दबाया। अगर यह योजना विफल हो जाती है तो विफल हो जाएगी। अगर बी परिवार सगाई तोड़ने के लिए आता है तो उन्हें आने दें। सभी लोग शांत रहे, मैं इसे संभाल लूंगा। उसी समय बीवाई परिवार के मीटिंग हॉल के अंदर वरिष्ठ सदस्यों का एक समूह इकट्ठा हुआ है। चलो भी, चलो एवा। अंकल हाउ आपको लू परिवार के उस सीधे सादे आदमी को खुद का मजाक बनाते हुए देखने ले जा रहे हैं। और कौन कौन आना चाहता है? बाय परिवार के सभी वरिष्ठ नेतृत्व सदस्यों को आज छुट्टी मिली है।
आप सभी मेरे साथ युद्ध संत स्मारक पर चलें। अंकल हाउ का विशाल शक्तिशाली शरीर पूरे कमरे को भर देता है और उनकी जोरदार हंसी शहर के ऊपर आसमान को हिला देती है। वह एवा का हाथ पकड़ता है और दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। लू की सगाई का विरोध करने वाले परिवार के सभी बुजुर्गों की भीड़ जोर से हंस पड़ी और चाचा के पीछे दौड़ पड़ी, मानो वे मुझे खुद को अपमानित करते हुए देखने के लिए बेताब हों। एवा हिलती नहीं है। वह अपने पिता लॉर्ड बी की ओर मुड़कर देखती है। लॉर्ड बी अपने उत्साहित बड़े भाई को देखता है और आह भरता है, जो चाहो करो, लेकिन भाई जब तुम वहां जाओ तो हद से ज्यादा मत जाना और टूटी हुई सगाई का मुद्दा मत उठाना। अंकल हाउ जोर से हंसते हैं। अरे ये तो युद्ध शहीदों का स्मारक है, मुझे सीमा रेखा का पता है। मैं आवा को शो देखने के लिए साथ ले जा रहा हूं। जहां तक सगाई टूटने की बात है, वो मेरी भतीजी का मामला है। मैं आमने सामने मिलकर इस मामले को सुलझाऊंगा। इसके साथ ही अंकल हाउ एवा को हॉल से बाहर खींचते हैं और वरिष्ठ सदस्यों की भीड़ को सीधे वॉरसेंस मेमोरियल ग्राउंड की ओर ले जाते हैं। बूढ़ा जंग सनसनीखेज खबरों को देखता है और उसके सिर में सिहरन दौड़ जाती है। वो मेरी तरफ देखता है। युवा लॉर्ड, इस समय जनता की प्रतिक्रिया लू परिवार के प्रति बहुत ही शत्रुतापूर्ण है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मास्टर लिन की समाधि के सामने पूर्ण शांति से खड़ा हूं। यह सब अपेक्षित था। जब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के शीर्ष कबीले का युवा सरदार इस तरह की हरकत करता है, तो इसके बाद चाहे जिस तरह का भी जन आक्रोश हो, मुझे उसमें से किसी भी बात पर आश्चर्य नहीं होता। क्या आप सचमुच कुछ नहीं करने वाले हैं, युवा स्वामी? और क्या आप सचमुच कल लूना को शादी का प्रस्ताव देने वाले हैं? मैं मुस्कुराता हूं। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं लूना को शादी का प्रस्ताव कैसे दे सकता हूं? पुरानी जेन, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। अपने सभी संपर्कों का उपयोग करें। मैं 3 दिनों के भीतर यह जानना चाहता हूं कि लूना के बच्चे का पिता कौन है। समझा? मैं तुरंत शुरू कर दूंगा। मैं बूढ़े जंग की आकृति को ओझल होते हुए देखता हूं, फिर अपनी निगाहें वापस समाधि के पत्थर पर टिका देता हूं। मैंने ओल्ड जंग को लूना की गर्भावस्था की जांच करने के लिए इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मुझे लूना की परवाह थी। यह उस समय की बात है जब मेरे गुरु का देहांत हुआ था। उन्होंने कुछ चीजें मेरे पास रख दी थीं, लेकिन वो चीजें विरासत नहीं है और वो कभी मेरे लिए थी ही नहीं। मैं केवल उनका अस्थायी अभिभावक हूं। इन रहस्यों को उजागर करने की कुंजी उन्हीं लोगों के लिए इंतजार कर सकती है जो इन्हें प्राप्त करने के लिए नियत हैं। इस बारे में अफवाहें कई सालों से चल रही हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि यह मास्टर लिन द्वारा छोड़ी गई विरासत है, इसलिए मुझे संदेह है कि किसी ने पहले ही उस विरासत पर अपनी नजरें जमा ली है और लूना का इस्तेमाल मेरे खिलाफ एक हथियार के रूप में किया जा रहा है। कुछ ही समय बाद बूढ़ी जेन लौट आती है। यंग लॉर्ड, इस गर्भावस्था में पर्दे के पीछे जो परिवार के विक्टर, जो कि संलिप्तता होने का संदेह है, लेकिन इसकी पुष्टि करने में और समय लगेगा। जांच जारी रखें, उस पर कड़ी नजर रखें। रात की हवा तलवार की तरह चुभती है, ठंडी और अकेली। मैं मास्टर लिन की समाधि के सामने खड़ा हूं और वहां से जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं सुबह होने तक यहीं खड़ा रहने और सिस्टम से मिलने वाले पुरस्कारों का इंतजार करने की योजना बना रहा हूं। जैसे जैसे वह क्षण नजदीक आता है, भले ही मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया हो, फिर भी मेरा दिल तेजी से धड़कता है। आखिरकार मैंने पूरे 3 साल तक एस नाम धारण किया था। जो आवाज आने वाली है वो सिर्फ एक सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं है। रीढ़ की हड्डी को बहुत लंबे समय तक जबरदस्ती मोड़ने के बाद अंततः सीधा होने की स्थिति में लाया गया है। फिर जैसे ही घड़ी में आधी रात के 12 बजते हैं, सिस्टम की घंटी बिल्कुल समय पर बजती है। बधाई हो खिलाड़ी, 3 साल का प्रभाव समझौता समाप्त हो गया है। समझौते के पहले दिन आपको एक युद्ध धाबा अराजकता कमल का बीज प्राप्त हुआ है। जैसे ही मुझे इनाम दिखाई देता है, मेरे चेहरे पर असीम खुशी की लहर दौड़ जाती है। किंवदंती के अनुसार जब एक मार्शल अभ्यासी साधना के किसी विशेष क्षेत्र को उसकी चरम सीमा तक ले जाता है तो एक युद्ध आभा प्रकट होती है। ये आभाएं दुश्मनों को अंदर तक झकझोर सकती हैं और युद्ध का रुख बदल सकती हैं। वे सच्ची शक्ति और प्रतिभा की पहचान है। मेरी मार्शल प्रतिभा रेटिंग हमेशा से ही शानदार ए रही है और सिस्टम अभी अभी सक्रिय हुआ है। फिर भी इसने मेरी प्रतिभा संबंधी समस्या को पूरी तरह से हल कर दिया है। अगले ही पल मेरे दिमाग में एक अराजक तूफान उठ खड़ा हुआ। मेरे दिमाग में एक असहनीय चीर देने वाली पीड़ा फूट पड़ती है, लेकिन दर्द तेजी से आता है और उतनी ही तेजी से चला जाता है। ठीक 3 सेकंड बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। उसी क्षण मुझे पता चलता है कि मेरे दिमाग के भीतर एक अराजक क्षेत्र प्रकट हो गया है। यह हथेली से बड़ा नहीं है और इसके केंद्र में एक अकेला कमल पूर्ण स्थिरता में तैर रहा है। सिस्टम फिर से बचता है। पुरस्कार स्तर को 1 स्टार से लेकर 8 स्टार तक रैंक किया गया है, जिसमें 8 स्टार उच्चतम स्तर है। प्रत्येक दिन खिलाड़ी को स्वचालित रूप से एक यादृच्छिक पुरस्कार प्राप्त होता है। कायोस लोटस सीड एक 8 सितारा दुर्लभ पुरस्कार है। मेरी आंखों में उमड़ रही खुशी को मैं रोक नहीं पा रही हूँ। लैंसिंग के पूरे क्षेत्र में 100 से अधिक युद्ध आभाओं को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है। यह विशेष मामला इनमें से किसी भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम इसे अधिकतम 8 सितारे देता है तो यह किसी भी तरह से निम्न स्तर का नहीं हो सकता। पहले ही दिन से शीर्ष स्तर की युद्ध क्षमता का प्रदर्शन।
अब आगे सब कुछ आसान होता जाएगा। यह सोचते ही मुझे अचानक एहसास हुआ कि उन 3 वर्षों में मैंने जो भी कष्ट सहा वह सब सार्थक था। मुझे आश्चर्य होता है कि अब मेरी प्रतिभा का स्तर कैसा है। एक शक्तिशाली युद्धापा केवल युद्ध में शक्ति प्रदर्शन का चरम तरीका नहीं है। इसका मूल उद्देश्य इसे धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता को रूपांतरित करना है। देखने में तो मैं अब भी प्रथम श्रेणी की प्रतिभा का धनी प्रतीत होता हूँ, लेकिन अब जब मेरे पास अराजकता कमल का बीज है तो कौन कह सकता है। इससे पहले मैं हर दिन लूना के पीछे भागने में बिताता था। इसके अलावा मेरी साधना में गंभीरता की कोई भावना नहीं थी। इसलिए लू परिवार के सभी संसाधनों का समर्थन मिलने के बावजूद मैं अभी केवल दूसरे चरण के अंतिम चरण में ही हूं, जो कि ग्रेड ए प्रतिभा के औसत स्तर तक भी नहीं पहुंचता है। मेरे विचार और भी तीव्र हो जाते हैं और मैं यह जांचने का फैसला करता हूं कि क्या मेरी प्रतिभा में कोई बदलाव आया है। कुछ ही क्षणों में मैं स्मृति से चीरक्त संवर्धन विधि का पता लगाता हूं और उसे प्रवाहित करता हूं। महारत पल भर में हासिल हो जाती है। मेरे पीछे मुश्किल से दिखाई दे रहा है। एक कमल उभरने लगता है जिसकी कली अभी भी बंद है और उससे एक रहस्यमय ऊर्जा विकीर्ण हो रही है। अगर कोई मुझे अभी देख रहा होता तो वह दंग रह जाता, क्योंकि जैसे ही कमल उगता है उसके आसपास का स्थान विकृत और मुड़ जाता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं स्वयं अराजकता के भीतर खड़ा हूं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि कमल के चारों ओर जुगनुओं की तरह प्रकाश के छोटे छोटे बिंदु हर दिशा से लगातार प्रवाहित होते हुए मेरे शरीर में समा रहे थे। मेरे भीतर कुछ धधकती भट्टी की तरह दहाड़ रहा है। आधे घंटे से भी कम समय में मैं तीसरे चरण में पहुंच जाता हूं। पल भर में और स्थिर रूप से प्रकाश के बिंदु निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं, जो मेरी साधना को लगातार उच्च स्तर तक ले जाते हैं। पता ही नहीं चला और पूरी रात बीत गई। मेरी साधना ने एक ही झटके में पूरी तरह से सुदृढ़ होकर एक स्पष्ट छलांग लगाई है। तीसरे चरण के अंत में बोर हो जाती है। अंततः प्रकाश पूरे आकाश में फैल जाता है। ड्रैगन साम्राज्य भर में अनगिनत मार्शल कबीले और मार्शल शक्तियां, साथ ही आम लोगों की भीड़, उपलब्ध परिवहन के हर रुख का उपयोग करते हुए देश के हर कोने से एक ही गंतव्य की ओर उमड़ पड़ती है। इस दिन शिंग शहर ऊर्जा से भरपूर रहता है। सुबह तड़के वॉर सेंट लिन के समाधि स्थल के द्वार खोल दिए जाते हैं। लिन परिवार के मुखिया एल्डर नाम एक साफ सुथरा सफेद फॉर्मल सूट पहने हुए शान से अंदर आते हैं। उनके पीछे लिन परिवार के प्रमुख सदस्यों का अनुसरण करें। लूना भी उन्हीं में से एक है, जो एल्डर नोम के ठीक पीछे चल रही है। एल्डर नोम ने चिंतित भाव से लूना की ओर पीछे मुड़कर देखा। लूना, क्या तुमने कल रात जो मांगे रखी थी वे कुछ ज्यादा ही नहीं थीं? क्या लू परिवार सचमुच सहमत होगा? लूना उपहास उड़ाती है। लू परिवार इस बात से सहमत हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक जैन सहमत हो जाता है तब तक काफी है। इन सभी वर्षों में मैंने जो कुछ भी मांगा, यहां तक कि जब लू परिवार ने कड़ा विरोध किया, तब भी जैन ने हमेशा मेरे लिए उसे पूरा किया। एल्डर नाम ने इस पर धीरे से सिर हिलाया। मैंने पहले जो कुछ भी किया था उसे याद करके उसका आत्मविश्वास थोड़ा लौट आता है। मास्टर लिन के पतन के बाद से लिन परिवार ने अपना स्तंभ खो दिया और पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। एक शीर्ष स्तरीय मार्शल वंश से गिरकर तीसरे दर्जे का हो गया। लेकिन जब से यह बेवकूफ सामने आया है, तब से लिन परिवार में हर दिशा से खेती के संसाधन उमड़ रहे हैं, जिससे लिन परिवार अकेले ही तीसरे दर्जे से उठकर दूसरे दर्जे पर आ गया है। इसके बिना 7वें दर्जे के ग्रैंडमास्टर के रूप में एल्डर नाम का स्तर कबीले को मुश्किल से तीसरे दर्जे पर ही बनाए रख सकता था। वह पहले से ही उसकी सीमा थी। फिर भी लू परिवार द्वारा प्रदान की गई हर चीज को अपनी जेब में डालने के बावजूद एल्डर नाम के मन में मेरे लिए केवल तिरस्कार के भाव हैं। समाधि के पास वापस आकर मैं धीरे धीरे जागता हूँ। साधना की पूरी रात मुझे समय की एक सांस से ज्यादा कुछ नहीं लगती। जब मैं अपना वर्तमान स्तर देखता हूँ तो मुझे भी थोड़ी हैरानी होती है। दूसरे चरण के अंत से तीसरे चरण के अंत तक छलांग लगाना केवल एक रैंक का अंतर है, लेकिन शीर्ष स्तर के संसाधनों और तिहरे एस ग्रेड प्रतिभा वाले व्यक्ति भी इतनी तेजी से प्रगति नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि कैओस लोटस सीड कॉम्बैट ऑरा ने मुझे मेरी कल्पना से कहीं अधिक भयावह प्रतिभा प्रदान की है। तभी मैंने नूना को आते हुए देखा। चलो मेहमानों का स्वागत करने में मदद करो, वह पुकारती है। फिर मुड़कर प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ती है। जब हम समाधि के द्वार पर पहुंचे तो नोवा पहले से ही वहां मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़ी थी, लेकिन लूना का दिल जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि नोवा के पैरों के पास एक चमकता हुआ 4 मीटर लंबा छुरी जैसा हथियार पड़ा है। समय बीतने के साथ साथ समाधि स्थल लोगों से भर जाता है, यहां तक कि अंदर और बाहर की हर इंच जगह लोगों से भर जाती है। इस युद्ध संत की प्रतिष्ठा और विरासत स्वयं ही सब कुछ बयां करती है। मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें मानवता के लिए दिए गए योगदान के लिए याद रखते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या लू परिवार का युवा लॉर्ड सचमुच आज युद्ध संत की बेटी को शादी का प्रस्ताव देने वाला है। इस दृश्य को देखकर मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगते हैं और बातचीत स्वाभाविक रूप से मेरी ओर मुड़ जाती है।
आखिरकार यह कहानी हद से ज्यादा बढ़ गई है और यह निस्संदेह इस साल का सबसे हास्यास्पद ड्रामा है। भीड़ में अचानक बिजली की कड़क की तरह चीख गूंज उठी। लू परिवार यहाँ है। असंख्य निगाहें समाधि के प्रवेश द्वार पर टिक जाती हैं। मेरे पिता लॉर्ड शान अपने पीछे दो आदमियों के साथ अंदर आते हैं। मेरे दो परदादा, पहले और दूसरे परदादा, भगवान शान ड्रैगन साम्राज्य के 10 युद्ध संतों में से एक हैं। लू परिवार के अन्य दो युद्ध संत स्थायी रूप से स्टारगेट और रसातल में तैनात हो जाते हैं। पहले और दूसरे दोनों ही वरिष्ठ गुरु 8वें दर्जे के स्वर्ण शरीर वाले ग्रैंड मास्टर हैं। लू परिवार एक वॉर सेंट और दो गोल्डन बॉडी ग्रैंड मास्टर के साथ आया है। उन्होंने लिम परिवार को उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक सम्मान दिलाया है। लॉर्ड शॉन के मकबरे के सामने झुकने के बाद उनकी नज़र सीधे मुझ पर पड़ती है और मेरी घबराहट तुरंत बढ़ जाती है। मुझे उससे निकलने वाली घातक मंशा का एहसास हो रहा है। इसमें एक ऐसे पिता की विशिष्ट भावना झलकती है जो अपने बेटे से व्यक्तिगत रूप से निपटने के लिए तैयार है। फिर लॉर्ड शॉन एल्डर नाम की ओर मुड़ते हैं। लिन परिवार के योद्धा ने एक बार अकेले पश्चिमी द्वार की रक्षा की, जिससे लू परिवार की अतिरिक्त सेना के आने के लिए समय मिल गया। यदि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का पश्चिमी द्वार गिर जाता तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में 3 अरब लोगों का जीवन राख में तब्दील हो जाता। मास्टर लिन ने अपनी अंतिम सांस तक मानवता के लिए, ड्रैगन साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। यह सुनहरा अस्थि मज्जा अमृत लिन परिवार को एक उपहार है, इस उम्मीद के साथ कि यह लिन परिवार को फिर से उठने में मदद करेगा। भगवान शान के हाथ के इशारे से सुनहरे अस्थि मज्जा से बने अमृत की एक बोतल प्रकट होती है। हालांकि लिम परिवार के हालिया व्यवहार ने उन्हें बेहद निराश किया है, फिर भी बुनियादी सम्मान दिखाना जरूरी है। जैसे ही भीड़ को पता चलता है कि लू परिवार क्या लेकर आया है, पूरा इलाका खुशी से झूम उठता है। स्वर्ण शरीर मज्जा अमृत की एक पूरी बोतल एक 8वें रैंक के स्वर्ण शरीर योद्धा को बनाने के लिए पर्याप्त है। सचमुच लू परिवार, क्या गजब का भाव है। एल्डर नाम एक पल के लिए ठहर जाते हैं, फिर उनके चेहरे पर उत्साह छा जाता है। स्वर्णिम शरीर अस्थि मज्जा अमृत, मैं इस समय 7वें रैंक का ग्रैंड मास्टर हूँ। क्या यह बोतल वही चीज नहीं हो सकती जिसकी मुझे 8वीं रैंक तक पहुंचने के लिए जरूरत है? लूना यह सुनकर एकदम जम जाती है। लू परिवार वास्तव में इतनी कीमती चीज को एक स्मारक समारोह में लेकर आया था, उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर अचानक लूना को एक एहसास होता है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि लॉर्ड शान को पता है कि जैन आज मुझे शादी का प्रस्ताव देने वाला है, इसीलिए वह स्वयं उपस्थित हुए और उपहार लेकर आए। वह पहले से ही मेरे साथ अपनी बहू जैसा व्यवहार कर रहा है। इस विचार से लूना का आत्मविश्वास चरमरा जाता है और फिर एक और विचार आता है। मुझे अपनी मांगों की सूची में संशोधन करने की आवश्यकता है। अगर वे सुनहरे अस्थि मज्जा का अमृत ऐसे ही बांटते हैं तो लू परिवार मेरी कल्पना से कहीं अधिक धनी है। एल्डर नोम और लूना को पूरी तरह से असहाय देखकर लॉर्ड शान उनसे बातचीत करने की जहमत नहीं उठाते। वह औपचारिकताओं को पूरा करता है और अतिथि क्षेत्र में वापस चला जाता है। तभी काले रंग का फॉर्मल सूट पहने एक युवक अंदर आता है। यह विक्टर जो परिवार दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मार्शल वंश का दूसरा सबसे बड़ा परिवार है और साथ ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी वित्तीय शक्ति भी है। जबकि लू परिवार मार्शल आर्ट में निर्विवाद बादशाह है, वहीं जो परिवार ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के हर कोने में अपने व्यावसायिक हितों को स्थापित कर लिया है, जिससे वे धन के मामले में निर्विवाद रूप से नंबर 1 बन गए हैं। अब जबकि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का दूसरे स्थान का कबीला आ चुका है, भीड़ में मौजूद सभी की निगाहें उन पर टिक जाती हैं और शोर फिर से बढ़ जाता है। सभी का ध्यान इस बात पर भी केंद्रित हो जाता है कि जो परिवार क्या लेकर आया है। जैसा कि सभी जानते हैं, जो परिवार और लू परिवार के बीच हमेशा से ही प्रतिद्वंदिता रही है। दूसरे स्थान पर बैठकर भला कौन खुश हो सकता है? ये गोल्डन जिनसिंग मज्जा अमृत की 2 बोतलें हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। लिम परिवार के मुखिया विक्टर जो ने हाथ हिलाया और उसके पीछे से एक नौकर अमृत की 2 बोतलें लेकर आगे बढ़ा। भीड़ दहाड़ती है। जो परिवार न केवल उसी प्रकार का उपहार लाया बल्कि वे दोगुनी मात्रा में उपहार लाए। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, यह एक सीधी चुनौती है। जो परिवार सचमुच जो परिवार ही है, खूब पैसा और कोई शर्म नहीं। अब तक एल्डर नोम अपनी उत्तेजना को मुश्किल से ही रोक पा रहे हैं। उनका चेहरा मानो दमक रहा है। विक्टर जो मकबरे की ओर चलता है, अपना प्रणाम पूरा करता है, लूना की ओर देखता है, फिर उसकी निगाहें मुझ पर टिक जाती हैं। आज आपके प्रपोजल के सफल होने की कामना करता हूं। विक्टर जो ने पूरी ईमानदारी के भाव से मेरी ओर देखते हुए अपना हाथ बढ़ाया। भीड़ ने सामूहिक रूप से गहरी सांस ली। वातावरण पल भर में कई डिग्री गिर जाता है क्योंकि भगवान शान के चेहरे का भाव सबके सामने स्पष्ट रूप से गहरा हो गया है। सबकी सांसें थम सी गई हैं, सबकी निगाहें मुझ पर टिकी हैं। मैं हल्की सी मुस्कान देता हूं। धन्यवाद, मैं करूंगा। मैंने हाथ बढ़ाकर विक्टर जो से हाथ मिलाया। उस क्षण भीड़ में मौजूद हर कोई इसे महसूस करता है। लॉर्ड शान से हत्या की मंशा की एक लहर उमड़ती है। मुझे इतना शांत और संयमित देखकर विक्टर जो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे ठीक से पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ में पहले से कुछ अलग है। हाथ मिलाने का सिलसिला जितनी जल्दी शुरू हुआ उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गया और विक्टर जो वापस अतिथि क्षेत्र की ओर चले गए। एक एक करके प्रमुख कबीले और शक्तियां अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आगे आती है।
3 घंटे बाद औपचारिक कार्यवाही आखिरकार समाप्त हो जाती है, लेकिन एक अजीब तनाव हवा में बना रहता है, मानो कोई तूफान कभी भी टूट सकता है। जैसे ही समारोह समाप्त होता है और भीड़ तितर बितर होने लगती है, एल्डर नोम आगे बढ़ते हैं। वह गहरी सांस लेता है और खुलकर मुस्कुराता है। माननीय अतिथिगण, कृपया अभी प्रस्थान न करें। युद्ध संत लिन की स्मृति में मनाए जाने वाले इस दिन एक और बात की घोषणा करनी है। जहां तक उस मामले की बात है, मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोग पहले ही सुन चुके होंगे। वह गर्व भरी मुस्कान देता है और मेरी और लूना की ओर देखता है। जैसे ही ये शब्द सुनाई देते हैं, भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति पूरी तरह से सतर्क हो जाता है। बातचीत पल भर में बंद हो जाती है। हर बड़े मीडिया आउटलेट का हर कैमरा तेजी से अपनी स्थिति बदलने लगता है और सभी कैमरे एक साथ लूना और मुझ पर फोकस कर लेते हैं। हम हर चीज का केंद्र बन जाते हैं। लूना की नजरें एल्डर नोम से मिलती है। वह एक समझदारी भरी मुस्कान देती है और आगे बढ़ती है। जैन, मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा और मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं उस तरह की इंसान हूँ जो चीजों को सरल रखती है, इसलिए मेरी विनती मामूली है। वह मास्टर लिन की समाधि पर एक नजर डालती है। उसके चेहरे पर सच्ची भावना का एक अंश दिखाई देता है। जैन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक वादा चाहिए। इस विशेष दिन पर इन सभी गवाहों के सामने, मेरे पिता के सामने, कल मैंने जिन बातों का जिक्र किया था उनके अलावा हमारी शादी के बाद आपको लिन परिवार को अपना पूरा समर्थन देना होगा। इसके अलावा मैंने दुल्हन के लिए निर्धारित मूल्य की एक सूची भी तैयार की है। यही मेरी सुरक्षा है। मुझे उम्मीद है कि आप सहमत होंगे। आखिरकार एक महिला जो नए परिवार में शादी कर रही है, उसे सुरक्षित महसूस करने की जरूरत होती है और मैं गर्भवती हूँ। जैसे ही ये शब्द सुनाई देते हैं, भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति चुप हो जाता है। कुछ तो बहुत गलत लग रहा है। जिस बच्चे को वह गर्भ में धारण कर रही है, वह निश्चित रूप से जे का नहीं है और वह बार बार इस बात को उठाती रहती है। इसका इस्तेमाल दुल्हन की कीमत के लिए सौदेबाजी के तौर पर करती है। आखिर उसे इस तरह की हिम्मत किसने दी? जूना खुद से बेहद खुश है। उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक दिखाई दी। वह मन ही मन दुल्हन की मूल्य की सूची दोहराती है। यह बेवकूफ तो बहुत ही उबाऊ है। मैं कुछ भी कहूं, वह तुरंत सहमत हो जाता है, बिल्कुल रीढ़ विहीन। ध्यान से सुनो, मेरे पिता ने मानवता के लिए विपत्ति का सामना करते हुए अपनी जान दे दी। मुझे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अथाह खाई के नीचे एक ऊर्जा खदान चाहिए। क्या यह बहुत ज्यादा है? मैं तुमसे गर्भावस्था के दौरान शादी कर रहा हूं, इसलिए मुझे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में लू परिवार की संपत्तियों का 10 हिस्सा चाहिए। क्या यह बहुत ज्यादा है? इसके अलावा आपसे शादी करने के बाद मैं पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग करता हूं। आप मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हें मुझे संजोना और मुझसे प्यार करना चाहिए। आप मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। यदि कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है तो आपको हर हाल में मेरी रक्षा करनी होगी। और एक बार बच्चे का जन्म हो जाने और लू परिवार के नाम पर उसका पंजीकरण हो जाने के बाद आपको बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लूना बिना रुके लगभग 30 मांगे एक साथ भेज देती है। हर एक इच्छा किसी परी कथा की इच्छा जैसी लगती है। हर नई चीज को देखकर दर्शक अपना चेहरा सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाते। जब लूना आखिरकार अपना काम खत्म कर लेती है तो सबकी निगाहें मेरी तरफ मुड़ जाती हैं। उन्हें मैं पूरी तरह से रहस्यमय लगता हूँ, शुरू से अंत तक शांत। अतिथि कक्ष में कोई व्यक्ति मुट्ठी इतनी कसकर बीचे बैठा है कि उसकी मुट्ठियां सफेद पड़ गई हैं। वह अपने उस आवेग को दबाने की कोशिश कर रही है जिसमें वो युद्ध के लिए पूरी ताकत लगा दे और इस जगह पर मौजूद हर एक दर्शक को मिटा दे। नोवा की 4 मीटर लंबी छुरी अचानक कहीं से प्रकट होती है और उसकी पकड़ की ताकत से चरमराती हुई आवाज करती है, जैन, मेरी स्थिति से आपको कोई समस्या नहीं है ना? कोई समस्या नहीं है। इस पर समाधि स्थल पर मौजूद भीड़ पूरी तरह से आपा खो बैठती है। पूरा इलाका अराजकता में डूब जाता है। लूना की आत्मसंतुष्ट मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है, लेकिन ठीक उसी क्षण मैं बोल पड़ती हूँ, लेकिन लूना, आखिर तुम किससे शादी करने की कोशिश कर रही हो? इस तरह की सूची को देखते हुए यह दुल्हन की कीमत वाकई कुछ और ही है। नोवा की तलवार हवा में ही जम जाती है। लॉर्ड शान ने बीच में ही उंगलियां चटका दी। भीड़ एकदम शांत हो जाती है। लूना पलके झपकाती है। जैन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे स्वामी की पुत्री हो, तुम मेरे कनिष्ठ हो। अब आप गर्भवती हैं। अगर आपको वाकई कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति मिल जाता है जो आगे बढ़कर इस सौदे को स्वीकार कर ले, तो आपके वरिष्ठ के तौर पर मुझे आपके लिए सचमुच खुशी होगी। लूना का चेहरा लोहे के भूरे रंग में तब्दील हो जाता है। उसकी आवाज एकदम ठंडी पड़ जाती है। जैन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मुझसे इस तरह का मजाक मत करो। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। आपने जो कहा उसे वापस ले ले, नहीं तो मैं तुमसे हमेशा के लिए नाता तोड़ दूंगी। मैं धीरे से अपना सिर हिलाता हूं। मैं सीधे सीधे बात करता हूं। मेरा तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही भीड़ में जबरदस्त उत्साह फैल गया। लूना और पूरा लिंग परिवार गुस्से से पीला पड़ जाता है। एल्डर नोम का चेहरा गुस्से से भरा हुआ है और वह मुझे घूर रहा है। जैन, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम इतने निर्दयी हो सकते हो, और यह सोचकर कि मैं लूना का पूरा जीवन आपके भरोसे सौंपने पर विचार कर रही थी।
मैं अब यह घोषणा करता हूं कि लूना से शादी करने का आपका कोई भी मौका पूरी तरह से और हमेशा के लिए खत्म हो गया है। इसके अलावा चूंकि आप ही पीछे हट रहे हैं, इसलिए लिन परिवार को हुए नुकसान की भरपाई आपको ही करनी होगी। इस तरह सार्वजनिक रूप से अपना वचन तोड़ना न केवल लिन परिवार का अपमान है, बल्कि स्वयं उस युद्ध संत का भी अपमान है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने स्वामी की समाधि के सामने घुटने टेक कर क्षमा मांगनी होगी। इसके अलावा लूना द्वारा बताई गई दुल्हन की कीमत के अलावा आपको मुआवजे के रूप में उसका एक हिस्सा भी चुकाना होगा। हम लिन परिवार के लोग समझदार हैं, 1/3 काफी होगा। अन्यथा मैं ग्रैंडमास्टर के रूप में अपना नाम दांव पर लगाऊंगा और इस मामले को लू परिवार के दरवाजे तक ले आऊंगा। एल्डर नोम कड़ा रुख अपना रहा है, मुआवजे को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके दहेज वसूल रहा है। मैं उसे उस तरह से घूरता हूं जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को घूरते हैं जिसने अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो दिया हो। मेरे होठों के कोने पर उभरती हुई मुस्कान हर पल और चौड़ी होती जा रही है। एल्डर नाम को एक झटका लगता है, जैसे किसी चीज ने सीधे उनके दिमाग पर प्रहार किया हो। यह किस तरह का लुक है? जब आप किसी ग्रैंडमास्टर के सामने खड़े होते हैं तो आपके मन में सम्मान की सबसे बुनियादी भावना भी नहीं होती है ना? एल्डर नाम गुस्से से उबल रहा है, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही है। मैं धीरे धीरे बिना हड़बड़ी किए एक कदम उसकी ओर बढ़ाता हूं। ग्रैंडमास्टर की उपाधि, क्या आप इसका असली मतलब समझते भी हैं? क्या आप इसके हकदार हैं? उन शब्दों से एल्डर को गहरा आघात पहुंचा। वह गुस्से से भड़क उठता है। तुम बदतमीज छोटे बदमाश, तुम निकम्मे, प्रतिभा से भरपूर प्रथम श्रेणी के लड़के हो जो खाने पीने और खेलने के अलावा कुछ नहीं करते, और तुम 7वें दर्जे के ग्रैंड मास्टर को नीचा दिखाने की हिम्मत करते हो। तो फिर मुझे बताओ, मैं इसके योग्य क्यों नहीं हूं? अगर आप इसे किसी ठोस सबूत से साबित नहीं कर सकते, भले ही आप लू परिवार के युवा स्वामी हों, तो मैं आपके दरवाजे पर आऊंगा और जवाब मांगूंगा। एल्डर नाम की भयंकर चुनौती का सामना करते हुए भी मेरा चेहरा एकदम शांत बना रहता है। मैं धीरे धीरे और सोच समझकर बोलता हूं, हम इस बात पर चर्चा भी नहीं करेंगे कि आपने चुपके से लूना से लिन परिवार के लिए मुझसे कितने साधना संसाधन निकलवा लिए। लूना बाहर गई और दूसरे आदमी से गर्भवती हो गई, और आपका पहला कदम खुद से यह सवाल करना नहीं था कि आप ही वह अभिभावक हैं जो उसके अधिकारों को निभाने में विफल रहे। इसके बजाय आप मुझसे, जो इस मामले में पूरी तरह से बेखबर हूं, घुटने टेक कर भीख मांगने की मांग करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति से जो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता, जिसमें सम्मान या सत्यनिष्ठा की कोई बुनियादी भावना नहीं है। क्या आप ग्रैंड मास्टर की उपाधि के योग्य हैं? जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, एल्डर नाम पूरी तरह से आपा खो बैठे। उसके शरीर से हत्या करने का इरादा फूट पड़ता है। तुम स्वयं मृत्यु को न्योता दे रहे हो, एक लापरवाह नौजवान बदमाश जो एक महान गुरु को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। आज मैं तुम्हारे पिता की जगह तुम्हें दंड दूंगा। एल्डर नाम जहां खड़े थे वहां से गायब हो गए। अगले ही पल वह सीधे मेरे सामने प्रकट हो जाता है। उसका हाथ मेरी गर्दन की ओर बढ़ता है, लेकिन उसी क्षण एक तीखी दरार हवा को चीर देती है। एल्डर नाम का शरीर तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उछलता है और जमीन पर सरकता हुआ चला जाता है। इससे पहले कि वह ज्यादा दूर जाए, उसके बगल में एक आकृति प्रकट हो जाती है। यह ओल्ड जंग है। वह एल्डर नोंग को जमीन से ठीक ऊपर क्षैतिज रूप से उड़ते हुए देखता है और एक ठंडी हंसी हंसता है। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? बूढ़े जंग ने अपनी उंगलियां फैलाई, बुजुर्ग नोंग का चेहरा पकड़ा और उन्हें जमीन पर पटक दिया। मैंने अपनी नजर लूना की ओर घुमाई। कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो मुझे लगता है कि आपको सुननी चाहिए। इतना कहकर मैं एक मीडिया रिपोर्टर के पास गया और उससे माइक्रोफोन छीन लिया। हर कैमरा ऑपरेटर और पत्रकार मुझे एकदम जमकर घूर रहा है। मैं सीधा खड़ा होकर बोलता हूं, आज से 3 साल पहले मेरे गुरु मास्टर लिन ने स्टारगेट पर लड़ाई समाप्त की और अपने मरणासन्न शरीर को वापस सतह पर ले आए। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने मुझे एक ही निर्देश दिया, अगले 3 वर्षों तक उनकी बेटी लूना मुझसे जो भी मांगेगी, मुझे बिना शर्त सहमत होना होगा। मैंने अपना वचन दिया था। मैंने इसे 3 साल तक अपने पास रखा, और जैसा कि आप सभी ने देखा है, मैं वह ऐस बन गया जिस पर दुनिया हंसती थी। लेकिन आज 3 साल का समझौता समाप्त हो गया है। वादा यहीं समाप्त होता है। अब मुझे लूना का कुछ भी देना नहीं है। जैसे ही ये शब्द लूना के कानों तक पहुंचे, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से जम गए। मेरे शब्दों से पूरी भीड़ में एक सनसनी फैल गई। नोवा स्तब्ध खड़ी है, अचंभित। उसका हाथ उस विशाल छुरी को मजबूती से पकड़े हुए है। यहां तक कि युद्ध संत भगवान शान भी दुर्लभ अनिश्चितता के साथ पलके झपकाते हैं, सच्चाई को समझने के लिए संघर्ष करते हैं। भीड़ एक पल के लिए अपनी सांस रोक लेती है, फिर शोरगुल मच जाता है। लूना के दिमाग में सब कुछ गूंज रहा है। मैंने जो खुलासा किया है उससे वो पूरी तरह से हैरान है। असंभव, बिल्कुल असंभव। लूना वहीं जम सी गई। वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में अविश्वास के भाव उमड़ रहे थे। तो फिर मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता था जैन? तुमने शादी से पीछे हटने के लिए यह सब मनगढ़ंत कहानी बनाई। आप किस तरह का खेल खेल रहे हैं? आप मेरी और बच्चे की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। मैं एक ठंडी मुस्कान देता हूं। मैं यह बात आखिरी बार कह रहा हूं।
आज मैंने जो भी कहा है वह सब सत्य है। मैंने 3 साल के समझौते का पालन किया। इस पल से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो गया है लूना। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें अपनी जूनियर कहूंगी। इतना कहकर वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहों के सामने मैं मुड़ा और मास्टर लिन की समाधि के सामने घुटने टेक दिए। 3 दृढ़ प्रणाम सिर जमीन की ओर झुकते हैं। गुरुजी, आपने एक बार कहा था कि 3 धनुष एक बंधन को मजबूत करते हैं। जिस दिन आपकी मुझसे मुलाकात हुई आपने मुझे अपना शिष्य बना लिया। अब इन 3 धनुषों के साथ गुरु और शिष्य के बीच का बंधन पूर्ण हो गया है। लूना के मामले में मैंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया। आगे जो भी होगा उसका सामना उसे अकेले ही करना होगा। झुकना समाप्त होता है। मैं धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होता हूँ। फिर पूरी तरह से सीधा होने से पहले अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखते हुए मकबरे को अंतिम बार गहराई से प्रणाम करता हूँ। लूना मेरी तरफ घूरती है, पूरे दृश्य से व्याकुल होकर भीड़ में गूंज रही फुसफुसाहट को सुनती है। लूना को अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। आपने तो सिर्फ शादी से पीछे हटकर मेरे पिता के साथ मेरा रिश्ता ही तोड़ दिया। मैं इसके जवाब में कुछ नहीं कहता। मेरी चुप्पी से उसे सीधी ठंडक महसूस होती है। उसके चेहरे पर क्रोध के भाव उभर आते हैं। अब मुझे समझ में आया, कल आपने प्रस्ताव पर इसलिए सहमति जताई थी ताकि आज आप मुकर कर सबके सामने मुझे अपमानित कर सकें। जैन, तुम बहुत जालिम हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पिता पूरे 3 साल तक आपके स्वामी रहे। जिस तरह से आप मुझे अपमानित करते हैं उससे लिन परिवार भी अपमानित होता है। आप खुद के साथ कैसे जी सकते हैं? लूना लगभग चीख रही है। चारों ओर कानाफूसी और उंगली उठाने वालों से घिरी लूना शर्म और गुस्से से भड़क उठती है। वह मेरी ओर दौड़ती है और मुझे चेहरे पर मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन अचानक ही उस पर एक जोरदार प्रहार होता है। लूना सबके सामने सीधे घुटनों के बल बैठ जाती है। मास्टर लिन की समाधि के ठीक सामने जबरन गिरा दिया गया। बूढ़े जैन ने अपने 8वें दर्जे के स्वर्णिम शारीरिक दबाव का प्रयोग किया और उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। लूना की आंखों की सारी रोशनी बुझ जाती है। उसकी निगाहें एकदम खाली हो जाती है। जैन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे तुम मेरे सामने घुटने टेक दो। इस क्षण में लूना का धैर्य पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों से जीवन की अंतिम किरण भी मिट जाती है। मैंने लूना को चीखने दिया। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैंने अपना हाथ तेजी से उठाया और अपने भंडारण कक्ष से चंदन की लकड़ी के 3 बक्से निकाले। मेरे स्वामी के पतन से पहले के दिनों में उन्होंने कुछ चीजें मेरी देखरेख में रखी थीं। मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। जैसे ही मैं ये कहता हूं, भीड़ में मौजूद हर चेहरे पर सदमे की लहर दौड़ जाती है और फिर उनकी आंखों में एक तीव्र भूख दिखाई देती है। केवल साथी युद्ध संत भगवान शान ही शांत रहते हैं। वह अपनी एक भौं थोड़ी ऊपर उठाता है और मेरी तरफ देखता है। विक्टर जो ने अपना सिर ऊपर उठाया, उसकी निगाहें ठंडी और शिकारी जैसी हो गईं, और लूना, जिसकी आंखें पूरी तरह से बेजान हो गई थीं, अचानक से फिर से जीवंत हो उठती है। भीड़ में मौजूद अलग अलग भावों वाले चेहरों को देखते ही मेरी आंखें चमक उठती हैं। इन 3 बक्सों के अंदर क्या है? मेरे मालिक ने कभी नहीं कहा, और वे कभी मेरे लिए नहीं थे। मैं तो बस उनका अस्थायी रखवाला हूं। मेरे गुरु का एकमात्र निर्देश यह था कि आज 3 साल बाद मैं इसे सार्वजनिक करूं। इन 3 संदूकों में से प्रत्येक को खोले जाने से पहले अपने नियत व्यक्ति का इंतजार करना होगा। भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति सीधा खड़ा हो जाता है। 3 संदूकों को घूरते हुए उनकी आंखें गुस्से से लाल हो उठती हैं। मैं शांति से मुस्कुराता हूं। निकट भविष्य में मैं पहला संदूक खोलने की तारीख की घोषणा करूंगा। जब वो समय आएगा तो इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत आजमा सकता है। आज का नाटक यहीं समाप्त होता है। मेरे गुरु को सम्मान देने के लिए आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। मुझे कुछ अत्यावश्यक कार्य निपटाने हैं, इसलिए मुझे खेद है कि अब मुझे आपसे विदा लेनी होगी। स्मारक कार्यक्रम समाप्त हो गया है। आप सभी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं मुड़कर बाहर निकलने की ओर चलने लगा, लेकिन ठीक उसी क्षण मेरे पीछे से एक आवाज गूंजी। जैन, तुम उन संदूकों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। यह मेरे दिवंगत भाई की संपत्ति है। लिम परिवार उसका है। एल्डर नाम इस दरार को देखता है और दर्द के बावजूद खुद को रोकने के लिए मजबूर करता है। फिर उसका शरीर पूरी तरह से जवाब दे देता है और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ता है। उसके नीचे संगमरमर की पटियाएं टूटकर बिखर जाती हैं। बूढ़ा जंग अपना एक पैर उसके सिर पर रख देता है। ग्रैंड मास्टर नीचे ही रहे। फिर बूढ़ा जांग मेरे साथ मार्शल सेंट स्मारक से बाहर निकलता है। वह मुझे स्पष्ट संतुष्टि के साथ देखता है। आज की घटना ने उन्हें स्पष्ट रूप से चौंका दिया। तभी एक परिचित आकृति पास आती है। नोवा आगे दिखाई देती है। उसके कंधे पर 13 फीट लंबी तलवार टिकी हुई है। हम मौन में आमने सामने खड़े हैं। सबसे पहले नोवा बोलती है, तो मास्टर लिन को वास्तव में आप पर भरोसा था। मैं कंधे उचका देता हूं। मुझे जो कहना था कह दिया है। मुझे उम्मीद है कि यह काफी होगा, लेकिन यह तो बहुत दुख की बात है। आज इस ब्लेड से खून नहीं निकला। नोवा उस विशाल ब्लेड को 2 हिस्सों में बांटती है और उसे स्पोर्ट्स कार पर लाद देती है। बूढ़ा जंग मुझे अंदर ले जाता है। इंजन स्टार्ट होता है और हम चल पड़ते हैं।
स्मारक स्थल खंडहर में तब्दील हो चुका है। भीड़ एल्डर नोम और लूना को घूर रही है। कुछ लोग उपहास उड़ाते हैं, कुछ दया दिखाते हैं, लेकिन मदद के लिए आगे आने की हिम्मत कोई नहीं करता। क्योंकि कुछ लोग दया दिखाते हैं, लेकिन मदद के लिए आगे आने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि ल्यूक वंश के प्रमुख संत अभी भी यही हैं। फिर इतनी जोरदार हंसी गूंजती है कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान शान अपने हाथ पीठ के पीछे करके आकाश की ओर देखकर हंसते हैं और चले जाते हैं। उसके पीछे खड़े पहले और दूसरे बुजुर्ग जोर से हंस पड़े। पूरा दृश्य अवास्तविक सा लगता है। इस पूरे समय में भगवान शान ने एक भी शब्द नहीं बोला है, यहाँ तक कि जब एल्डर नाम ने बार बार मेरे प्रति जानलेवा इरादे प्रकट किए, तब भी लॉर्ड शान ने एक बार भी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन फिलहाल उनकी चुप्पी ही सब कुछ कह देती है। जैसे ही लॉर्ड शान जाने के लिए मुड़ते हैं, अन्य कबीले और मेहमान भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। अंकल हाउ, हमें तो मजेदार हिस्सा देखने को ही नहीं मिला, लेकिन जैन, वो उस चापलूस कुत्ते जैसा बिल्कुल नहीं है जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे। भीड़ में से एक युवती और एक अधेड़ उम्र का पुरुष बाहर निकलने की ओर बढ़ रहे हैं। ये विकलांग की आवाज है अंकल हाउ के साथ। अंकल हाउ सचमुच हैरान दिख रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। क्या हम अभी भी सगाई रद्द कर रहे हैं? अंकल हाउ की आंखें चौड़ी हो गईं। बिल्कुल हम हैं। वो बच्चा तुम्हारे लायक नहीं है। आखिरकार हमें मौका मिल गया है। तेजी से चलो, लेकिन इससे पहले चलिए मैं आपको 5 मीज ले चलता हूँ। क्या आप हमेशा से इन 5 रैंकिंग को चुनौती देना नहीं चाहते थे? यहाँ थे, क्यों ना? जैसे ही भीड़ छकने लगी, कबीले के सदस्यों ने एल्डर नाम को उठने में मदद की। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने की कगार पर है। क्यों? मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। एल्डर नाम गुस्से से चीखता है। उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया है। भाई, तुमने सब कुछ उस भेड़िए के बच्चे के भरोसे क्यों छोड़ दिया? क्या लिन परिवार का आपके लिए कोई महत्व नहीं था? एल्डर नाम आकाश की ओर देखकर जोर से चिल्लाता है और खून की उल्टी करता है। आज जो कुछ भी हुआ, खासकर ओल्ड जंग द्वारा 2 बार जमीन पर पटका जाना, इस शीर्ष 7वें रैंक के ग्रैंडमास्टर को आंतरिक राक्षस विकसित करने के खतरनाक रूप से करीब धकेल देता है। कुछ ही समय में स्मारक समारोह से जुड़ी हर बात इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। हर प्लेटफॉर्म ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच जाता है। सबसे बड़ी खबर यह है कि मेरी पालतू कुत्ते वाली छवि पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। घर लौटने पर सिस्टम अपना दूसरा इनाम देता है। डिंग, बत्ती प्रणाली, दूसरे दिन का इनाम संप्रभु ब्लेड। मैं तलवार चलाने की तकनीक का ध्यानपूर्वक अध्ययन करता हूँ। मेरी सांस अटक जाती है। कोई दिखावटी चाल नहीं, कोई तरकीब नहीं, कोई अतिरिक्त नहीं, बस एक प्रहार, एक सटीक और जोरदार वार। सभी जटिलताओं को हटा दें तो जो बचेगा वह भी सब कुछ नष्ट कर सकता है। इसका अध्ययन करने के बाद मैं तकनीक से अपना ध्यान हटाकर अपने मन में व्याप्त विशाल अराजकता की ओर मुड़ जाता हूँ। आदिम कमल अभी भी वही तैर रहा है। उसकी कली कसकर बंद है। समय की शुरुआत से अपरिवर्तित है। प्राचीन गहराई और शांत भार की आभा लिए हुए है। चाहे वह आदिम कमल हो या संप्रभु तलवार, दोनों ही अनमोल क्षमताएं हैं। सिर्फ 2 दिनों के पुरस्कार के बाद ही मैं आज के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में शुमार हो गया हूं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि समय बीतने के साथ साथ लू कबीले के पूरे समर्थन से मिलने वाले पुरस्कार कैसे बढ़ते जाएंगे। मैं कितना अजय बन जाऊंगा। तभी बूढ़े जंग की आवाज मुझ तक पहुंचती है। युवा स्वामी, कोई के मुखिया ने आपको बुलाया है। मैं अपने रास्ते में कबीले के सभा भवन की ओर बढ़ता हूं। उस विशाल कक्ष के अंदर रोशनी तेज चमक रही है। भगवान शान प्रमुख आसन पर विराजमान है। प्रथम और द्वितीय वरिष्ठ उनके दोनों ओर खड़े हैं। उनके नीचे कबीले के बाकी वरिष्ठ नेता बैठे हैं। अभिवादन। कमरे में मौजूद सभी लोगों की निगाहों के बीच मैं अंदर जाता हूं और शांतिपूर्वक सभी को प्रणाम करता हूं। लेकिन अब उनके मुझे देखने का तरीका बदल गया है। वे संयमित, स्थिर हैं, ना तो झुकते हैं और ना ही पीछे हटते हैं। क्या यह वाकई वही पालतू कुत्ता है जिसे वे कभी जानते थे? भगवान शान मेरी ओर देखते हैं। उनकी आंखों में दुर्लभ स्नेह की गर्माहट झलकती है। जैन, क्या तुमने कल समारोह में जो कुछ कहा वह सब सच था? हर शब्द। हाँ, एकदम सही। जैन, मैंने बड़े बुजुर्गों से बात की है और हमने फिलहाल कबीले के कुछ कारोबार आपको सौंपने का फैसला किया है। चिंता मत करो, शुरू में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस इतना ही काफी होगा कि आप चीजों के काम करने के तरीके से परिचित हो जाएं। 5 मीज से स्नातक होने में अभी भी आपके पास 1 साल का समय है। आपकी मार्शल प्रतिभा 1 रैंक है, लेकिन लूट कबीले के संसाधनों के साथ हम आपको केवल बल प्रयोग करके 8वें रैंक तक पहुंचा सकते हैं। और अगर किस्मत आपका साथ दे तो 9वां स्थान हासिल करना भी असंभव नहीं है। बस अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दें, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैंने चेहरे के भाव बदले बिना सिर हिलाया। समझ गया पिताजी, मुझे इन सब बातों से कोई परेशानी नहीं है और मेरा मानना है कि मार्शल बनने के मार्ग पर केवल प्रतिभा ही ये तय नहीं करती कि कोई व्यक्ति सर्वोच्च पद तक पहुंचेगा या नहीं। भगवान शान हंसते हैं। खूब कहा है। आपको अपने प्रशिक्षण के लिए जो भी चाहिए बस पूछिए। अगर आपको पूरे दानव ड्रैगन कबीले की ड्रैगन आत्मा भी चाहिए तो मैं उसे आपके लिए ला दूंगा। लॉर्ड शाह ने गर्वित और स्नेही पिता की तरफ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मार्शल संत का कोई नामोनिशान नहीं, लेकिन गर्माहट जल्दी ही फीकी पड़ जाती है। उनके चेहरे पर गंभीरता छा जाती है। आज से 10 दिन बाद कोड 850 टारगेट के माध्यम से वापस आएगा।
घर पर रहो, कमरे में मौजूद हर व्यक्ति का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, फिर मुझे उसका अर्थ समझ में आ जाता है। स्टारगेट और पृथ्वी के आघात खाई के खिलाफ अंतहीन युद्ध में हर साल हजारों मानव योद्धा मारे जाते हैं। कोड 1866 का मतलब है इस वर्ष शहीद हुए योद्धाओं की 1866वीं लहर की घर वापसी। मेरे चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं। समझा? एक और बात, विकलांग की लड़की हाल ही में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में दिखाई दी है। ऐसा लगता है कि वह 5 मील की ओर जा रही है। अपने आप को देखना, मुझे इसका मतलब बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं सहमत हूं और बाकी सब लोगों से पहले वहां से निकल जाता हूं। अपने प्रशिक्षण कक्ष में वापस आकर मैं सीधे साधना में लीन हो जाता हूं। इस अराजकता के बीच आदिम कमल फिर से पनपता है, खिलने के एक कदम और करीब। मैं अपने दिमाग को शांत करता हूं और पल भर में मैं दाव में लीन हो जाता हूं और अगले ही पल मैं खुद को अराजकता के अंतरिक्ष के भीतर खड़ा पाता हूं। आदिम कमल मेरे ठीक बगल में स्थिर और शांत बैठा है। मैं ऊपर की ओर उसकी ओर देखता हूं। यह पौधा मुझसे भी लंबा हो गया है। इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे अपनी ओर खींचता है। सहज प्रवृत्ति से एक विचार मन में उठता है और मैं एक उंगली बढ़ाकर उसे छोड़ देता हूं। ठीक उसी क्षण सर्वोच्च तलवार की रोशनी बिना किसी निशान के अराजकता में विलीन हो जाती है। जरा भी हलचल नहीं हुई। इसी बीच दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के बंजर इलाकों में कहीं दूर धरती में 100 फीट से भी अधिक लंबी एक दरार खुल जाती है। उस अराजक वातावरण के अंदर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उस हमले ने बाहर क्या किया। मुझे तो यह कुछ भी नहीं लगता, बस एक साधारण सा कट। मैं इसके बाद 3 और जोड़ता हूं। ये 4 प्रहार संप्रभु तलवार में तलवार के इरादे के 4 चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तेज धार वाली तलवार निर्दयी, पूर्ण, कोमल तलवार अप्रत्याशित, निरंतर बदलती हुई, बारी तलवार बिना धार वाली कुचलने वाली तलवार और सड़ती हुई लकड़ी की तलवार। आखिरी वाले को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया हो। अराजक वातावरण फट जाता है और उसमें से हरी रोशनी तेजी से फैलती हुई निकलती है। जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो मैं वापस प्रशिक्षण कक्ष में होता हूं। 4था स्थान, मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। मैं अविश्वास से देखता रहता हूं। मुझे पता भी नहीं चला और मेरी साधना में प्रगति हो गई। फिर मुझे अचानक ये बात समझ में आई। सड़ी हुई लकड़ी की तलवार का वह आखिरी वार इसने तीसरे और चौथे स्थान के बीच की बाधा को अवश्य ही तोड़ दिया होगा। डिंग, भक्ति प्रणाली, तीसरे दिन का इनाम, दिव्य वंश। सिस्टम की घंटी बजती है और मुझे एहसास होता है कि पूरी रात बीत चुकी है। मैं शुद्ध रक्त निकालता हूं। मेरे सामने एक अकेली बैंगनी बूंद मंडरा रही है जो एक ऐसे भार का संचार कर रही है जो माप से परे प्राचीन प्रतीत होता है, मानो उसमें एक संपूर्ण आदिम दुनिया समाहित हो। दिव्य वंश के विवरण को पढ़ने के बाद मैं भी अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पा रहा हूं। ब्लू स्टार पर असाधारण वंशों के प्राणी अवश्य दिखाई देते हैं, विशेष रूप से स्टार रेस और अर्थ एबिस कुलों के बीच, लेकिन अब तक किसी भी इंसान ने दिव्य वंश नामक रक्तरेखा को जागृत नहीं किया है। मैं पहला हूं और यह अब तक की सभी ज्ञात वंश परंपराओं से कहीं आगे है। मैं घर पहुंचता हूं और तुरंत सुधार का काम शुरू कर देता हूं। मेरे शरीर के भीतर की ध्वनि टकराते हुए आकाश की गरजने जैसी है। 2 दिन बीत जाते हैं। डिंग, भक्ति प्रणाली। चौथा दिन, इनाम, ड्रैगन टाइगर अमृत। डिंग, भक्ति प्रणाली। 5वें दिन, रिवॉर्ड पावर बूस्ट कार्ड का उपयोग करने पर 3000 युद्ध शक्ति अंक प्राप्त होते हैं। दोनों पुरस्कार तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। तीसरे दिन मैंने अंततः दिव्य वंश के परिष्करण को पूरा कर लिया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मेरे होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान। मैं अपनी रक्त ऊर्जा को थोड़ा सा प्रवाहित करता हूं और एक कोमल, शुद्ध बैंगनी चमक मेरे पूरे शरीर में स्पंदित होती है जो जुगनुओं की तरह मेरे चारों ओर टिमटिमाती है। मैं अपनी छाती पर एक मुक्का मारता हूं। यह लोहे पर प्रहार करने जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है। अद्वितीय प्रतिभा, अटूट शरीर और बेजोड़ मार्शल तकनीक। कुछ ही दिनों के पुरस्कार मिले और मैं यहां पहुंच गया। इसका अंत कहां होता है? इस रफ्तार से तो मार्शल सन बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने आखिरी 2 पुरस्कारों पर एक नजर डाली। एक ड्रैगन टाइगर एलिक्सिर, एक पावर बूस्ट कार्ड। पहले की तरह दुर्लभ नहीं, लेकिन दोनों ही बेहद व्यवहारिक हैं। मैं उठता हूं और बाहर निकल जाता हूं। बूढ़ा जंग बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। युवा स्वामी, यह उन व्यवसायों की सूची है जिनका कार्यभार आप संभाल रहे हैं। कबीले के सरदार ने इसे भिजवाया था। मैंने सिर हिलाया और सूची ले ली। मार्शल लाइब्रेरी, मार्शल ऑक्शन हाउस, मार्शल एरिना, 20 स्लॉटर हाउस। कुल मिलाकर लगभग 10 प्रविष्टियां, सभी मार्शल से संबंधित। फिर एक प्रविष्टि मेरी नजर में आती है। एक जाना पहचाना नाम, रणनीतिक निवेशक, दक्षिण पूर्व 5 विलियम्स। मैं इसे घूरता रहता हूं। मार्शल परिवार तकनीकी रूप से शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन देश भर में अकादमियों की संख्या कम होने और संसाधनों की कमी के चलते वे बाहरी निवेशकों के लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं। प्रतिभा संवर्धन केंद्र बनने के लिए मार्शल परिवार का हर प्रमुख कबीला हिस्सेदारी पाने के लिए लड़ता है। संसाधनों का भरपूर उपयोग करें और आपको विशाल संपर्क मिल जाएंगे। ये स्नातक हर क्षेत्र में फैल जाते हैं और दुनिया के हर कोने में प्रतिभा के धनी बन जाते हैं। मार्शल अकादमी में निवेश करने का मतलब है एक ऐसे नेटवर्क को नियंत्रित करना जिसे केवल पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन जब मैं निवेश का हिस्सा देखता हूं तो मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं। निश्चय प्रसन्न पड़ता।
इसका मतलब है कि 5 मीज असल में हमारी ही है। चलदर, मुझे 5 मीज गए काफी समय हो गया है, आसपास का जायजा लेने और शायद प्रधानाचार्य से बात करने का समय आ गया है। मैं मुस्कुराता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। वहीं दूसरी ओर लिंडक्लान परिवार में माहौल निराशाजनक है। एल्डर नाम पूरी तरह से टूटा हुआ लग रहा है। उसका फोन फिर बजता है। वह स्क्रीन पर एक नजर डालता है, अपनी झुंझलाहट को मुश्किल से छिपाते हुए जवाब देता है और फिर कुछ सेकंड बाद फोन काट देता है। अंकल नाम, वो कौन था? वो 5 मीज खून चूसने वाला। संसाधन स्थापना का समय फिर से आ गया है। उन्हें अपना सामान चाहिए। लूना, इस साथ तुम इसे क्यों नहीं संभाल लेती? अंकल नाम, लिंडक्लान इस समय मुश्किल से अपने खर्चों को ही पूरा कर पा रहा है। शायद आपको जैन से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन चाचा जी, जो कुछ हुआ उसके बाद जैन और मेरा रिश्ता खत्म हो गया है। लूना उस समारोह को याद करती है, खासकर उन ठंडी उदासीन आंखों को, और उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि उस दिन जैन के व्यवहार में कुछ गड़बड़ थी? आपका क्या मतलब है? जैन हमेशा आपकी बात सुनता था, कभी विरोध नहीं करता था। उन्होंने कहा कि यह आपके पिता की अंतिम इच्छा थी। लेकिन सोचो, मेरे भाई ने तुम्हें कभी बिगाड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या वह सचमुच अपनी मृत्युशैया पर ऐसा कहता? जाहिर है जैन के पास कुछ ऐसा था जो वह कह नहीं सकता था। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। उस दिन को याद करते हुए ऐसा लगता है कि लॉर्ड शानी पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहे थे। हो सकता है उसने तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके जैन को धमकी दी हो। वह अचानक आई ठंडक क्रूरता नहीं थी, यह सुरक्षा थी। दिल ही दिल में वह अब भी तुमसे प्यार करता है। सोचो, जो इंसान तुम्हें इतने लंबे समय से प्यार करता आया है, वह यूं ही प्यार करना बंद नहीं कर देगा। एल्डर नाम अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधकर पूरे आत्मविश्वास से बात कर रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि उन्होंने कहानी की हर खामी ढूंढ ली है। लूना की आंखें चमक उठीं। पिछले कुछ दिनों का बोझ एक झटके में हट जाता है। मैं अभी जैन को ढूंढने जा रहा हूँ। अगर वह माफी मांगता है और हमारे संसाधन भुगतान की भरपाई करता है तो मैं उसे माफ कर सकता हूँ। लेकिन अगर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा तो मेरा रिश्ता खत्म। बच्चे के जन्म के बाद भी मैं उसे ना तो खुद को और ना ही बच्चे को देखने दूंगी। वह मुड़कर बाहर चली जाती है। 5 मीज के ट्रेनिंग ग्राउंड में मुझे जोर से छींक आती है। फिर मैं सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर चलने लगता हूँ। तभी सामने एक अद्भुत आकृति दिखाई देती है। जैसे ही नोवा मुझे देखती है, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई देती है। फिर वह भाव गायब हो जाता है और उसकी जगह उसकी हमेशा की तरह की शांत उदासीनता आ जाती है। नोवा एक छोटी सूखी हंसी हंसती है। यहाँ 3 साल से पढ़ रहा हूँ और यह दूसरी बार है जब मैंने वास्तव में आपको देखा है। कम से कम इस बार तो तुम लूना के पीछे नहीं भाग रहे हो। मैं अपना गला साफ करता हूँ। क्या मैं सचमुच आपके लिए इतना महत्वहीन हूँ? नोवा फिर से जोर से सांस लेती है। बेकार? मास्टर लिन के समारोह में ही आप एक असली इंसान की तरह दिखे थे। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाती, लूना आ जाती है। जैन, तुम दोनों के यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और वह फिर से अपने उसी पुराने विशेषाधिकार वाले रवैये में लौट आई है। हर शब्द में नियंत्रण झलकता है। जैन को पता होगा कि मैं आऊंगी, इसलिए उसने मेरा इंतजार किया। मुझे आश्चर्य नहीं है कि वो यहाँ है। मुझे पहले से ही पता था कि लिन कबीले का अकादमी ने मुझसे जुड़ा एक हित है, लेकिन उसके रवैये में कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। क्या आपको किसी चीज की जरूरत थी? मुझे एक सवाल है। अगर तुमने उस दिन सगाई ना तोड़ी होती, अगर तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा होता, तो भगवान शान तुम्हारे साथ क्या करते? वह मुझे जान से मार डालता। जाहिर है। लूना ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। जैसा कि अंकल नाम ने कहा था, जैन के पास वाकई ऐसे कारण थे जिन्हें वह साझा नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ जैन, लेकिन ज्यादा उत्साहित मत हो। मुझे दुल्हन की कीमत नहीं चाहिए। मुझे भव्य शादी की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं तुम्हारे बच्चे को तो अपनी कोख में नहीं पाल रही हूँ। मुझे पता है कि लॉर्ड शान को अपने कुल की प्रतिष्ठा की परवाह है। मैं समझता हूं कि, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे पिता की संपत्ति दान करने का आपको क्या अधिकार है? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मुझे वापस लौटा दो। ये चीजें लिन परिवार की हैं। लूना का लहजा पूरी तरह से आदेशात्मक है। इस बात पर कोई बहस नहीं हो सकती। उसे इस हालत में देखकर मुझे लगभग उस पर तरस आ रहा है। ऐसा लगता है कि यह महिला कुछ दिन पहले की सारी बातें भूल गई है और उसे अब भी लगता है कि वह मुझसे शादी कर रही है। वह क्या सोच रही है? मास्टर लिन ने वे चीजें उन लोगों के लिए छोड़ दी जो उन्हें प्राप्त करने के लिए नियत थे। इसका मुझसे या लिन कबीले से कोई लेना देना नहीं है। लूना पलके भी नहीं झपकाती। मुझे परवाह नहीं है। आप कहते हैं कि मेरे पिता ने ये चीजें आपको सौंपी थीं, लेकिन इसका सबूत कहाँ है? ये अवशेष मार्शल संत द्वारा छोड़े गए थे। जहां तक मुझे पता है, आपने उन्हें पाने के लिए कोई कुतर्कपूर्ण चाल चली होगी। जैन, तुम एक मर्द हो। मुझे तुम्हारे प्रति सारा सम्मान खोने पर मजबूर मत करो। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले इसे साबित करो। लूना के इस बेशर्म प्रदर्शन को देखकर मेरा धैर्य बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं आपको 3 दिन का समय दूंगा। जब आप इस बारे में अच्छी तरह सोच लें तब वापस आना। मुझे उम्मीद है कि आप तैयार होंगे, क्योंकि अन्यथा आप मेरे साथ अपना मौका हमेशा के लिए खो देंगे। लूना अपना काम खत्म करके सीधे प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर चल पड़ती है।
लेकिन जानबूझकर अपनी गति धीमी कर देती है क्योंकि नोवा उससे थोड़ा आगे है। जैसे ही लूना नोवा को देखती है, वह शांत और विनम्र हो जाती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। मैं उन दोनों के पीछे पीछे चलता हूँ। प्रधानाचार्य के कार्यालय में प्रधानाचार्य फू और उनके पति एक सूची की समीक्षा कर रहे हैं। उनके पीछे एक मजबूत कद काठी वाला युवा योद्धा खड़ा है जिसका चेहरा खुला और ईमानदार है। रेक्स, जब सब लोग आ जाएं तो तुम इस साल के कबीले के संसाधन योगदान पर बातचीत संभाल लेना। सवाल पूछने से मत डरो और अधिक के लिए प्रयास करें। आप जितने अधिक संसाधन लाएंगे, छात्रों को उतना ही अधिक लाभ मिलेगा और वे उतने ही मजबूत बनेंगे। और यही अतिरिक्त क्षमता वास्तविक युद्धों में उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर साबित हो सकती है। रेक्स ने अपने उस सरल भोले भाले चेहरे को सीधा किया जो ईमानदारी भरे दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। पिताजी, चिंता मत कीजिए। जब अधिक मांगने की बात आती है तो मुझसे ज्यादा लालची कोई नहीं है। तभी दफ्तर का दरवाजा खुलता है और एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति अंदर कदम रखता है। प्रिंसिपल फू तुरंत उठ खड़ी हुई। उनके चेहरे पर गर्मजोशी से स्वागत का भाव आ गया। विक्टर, तुम यहाँ हो, कृपया बैठिए। विक्टर ने संयमित ढंग से सिर हिलाते हुए कदम रखा और बिना किसी औपचारिकता के खुद ही एक कुर्सी पर बैठ गया। दरवाजा दोबारा खुलता है और 3 और लोग एक के बाद एक अंदर आते हैं। नोवा आगे आगे चलती हैं और बिना कुछ कहे अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। लूना ने प्रिंसिपल फू को एक विनम्र मुस्कान दी और बैठ गई। मैं सबसे आखिर में आता हूँ और कमरे में सबसे अलग थलग पड़ी सीट पर बैठ जाता हूँ। युवा मास्टर जैन को संसाधन वार्ता का कार्यभार संभालने पर बधाई। ऐसा लगता है कि आप पारिवारिक व्यवसाय में कदम रखने जा रहे हैं। बाकी लोग हैरानी से इधर उधर देखने लगते हैं। तभी दरवाजा एक बार फिर खुलता है। कमरे में मौजूद हर किसी की निगाह उस पर टिक जाती है। एक और युवक प्रवेश करता है। टाइट कैमो वेस्ट, कैमो पैंट, सांवली त्वचा, गठीला शरीर। उसके हाथ में एक ब्लेड लटका हुआ है। उससे निकलने वाली रक्त ऊर्जा घनी है। उसके चारों ओर घातक शक्ति का एक अदृश्य आवरण मंडरा रहा है जो एक ऐसा दबाव पैदा करता है जो उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चिन्हित करता है जिसे मार दिया जाना है। ब्लेज, अंदर आओ। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी अभी इस टारगेट से लौटा हूं। मैं सीधे यहीं आया हूं। कपड़े बदलने का समय नहीं मिला। आशा है किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। वह ऐसे कुर्सी पर बैठ जाता है जैसे वह उस जगह का मालिक हो। मिश्र धातु के ब्लेड को मेज पर हल्की सी खड़खड़ाहट के साथ रखता है। ज्वाला, मैं उस नाम को अच्छी तरह जानता हूं। शिया कबीला दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का तीसरा सबसे शक्तिशाली मार्शल कबीला है जो केवल लू और जो कबीलों के बाद आता है। लू वंश अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है, जो वंश धन दौलत के लिए, लेकिन शिया वंश इन सबसे अलग है। शिया समुदाय का हर सदस्य सेना में सेवा करता है। खबरों के मुताबिक ब्लाइज बचपन से ही सैन्य दीवारों के भीतर पला बड़ा है। वह 5 मीज में नामांकित है, लेकिन सभी को बस इतना पता है कि उसके पास SS रैंक की प्रतिभा है। उसकी वास्तविक शक्ति का स्तर कोई नहीं जानता क्योंकि वह साल भर स्टारगेट या अर्थ हेबिस में प्रशिक्षण लेता रहता है। सभी की उपस्थिति में प्रिंसिपल फू इस बार चुप हो जाती हैं, थोड़ा सिर झुकाकर पीछे बैठ जाती हैं, मानो वह पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रही हो। रेक्स अपनी माँ के चेहरे के भाव को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि इसका क्या मतलब है। अब जबकि सब लोग यहाँ आ चुके हैं, चलिए इस वर्ष के संसाधन योगदानों के बारे में बात करते हैं। मैं आप सभी से थोड़ा बड़ा हूँ, इसलिए मुझे आप सभी को अपने कनिष्ठ कहने की अनुमति दें। हम मार्शल आर्टिस्ट सीधी बात करना पसंद करते हैं। चूंकि हम यहाँ संसाधनों के बारे में बात करने आए हैं, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपके प्रत्येक कबीले द्वारा कितना योगदान दिया जा सकता है? नोवा पहले बोलती है। एसयू कबीला, पहले जैसा ही। लिंकलान, पिछले साल की तरह ही। लूना लिंकलान के आंकड़ों पर नजर डालती है, लेकिन उसकी बातों में आत्मविश्वास की कमी झलकती है। उस रकम से लिन परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी में है और वह चुपचाप मुझसे उम्मीद कर रही है कि मैं उन्हें इस संकट से बाहर निकालूं। रेक्स दोनों सूचियों को देखता है। ये दोनों बातें उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं करती। वह उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा है। असली पुरस्कार तो लू, जो और शियाओ वंश के लोग हैं। रेक्स की निगाहें धीरे से उन तीनों पर टिक जाती हैं। जो परिवार पिछले वर्ष की तुलना में योगदान में 30% की वृद्धि करेगा। बदले में हम 5 मीज से क्या उम्मीद करते हैं, इस संबंध में कोई निश्चित आवश्यकताएं नहीं है, बशर्ते यह पहले से कम ना हो, लेकिन इक्विटी हिस्सेदारी में बदलाव होना चाहिए। पिछले साल जो परिवार के पास 4% हिस्सेदारी थी, इस साल हम 15 चाहते हैं। और इस साल के ग्रैंड 5 टू पाथ परेड के लिए दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की टीम प्रायोजन के लिए, जो क्लैन विशेष रूप से इसे प्रायोजित करना चाहता है, हर कोई मुड़कर देखता है। ग्रैंड 5 टू पाथ परेड साल का सबसे बड़ा आयोजन है। वह प्रायोजन प्रमुख रिश्ता प्रदान करता है और यह हमेशा से ही विशेष रूप से एल परिवार के पास रहा है, जो परिवार एक कदम आगे बढ़ा रहा है। रेक्स अपना काम खत्म करके मेरी तरफ देखता है। मामला अब और भी पेचीदा हो गया है। रेक्स को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। वह अपना सिर खुजाता है और अपनी माँ को हताश निगाहों से देखता है। हम इसे फिलहाल स्थगित कर देते हैं। प्रिंसिपल फू हल्के सिर दर्द के साथ अंदर आते हैं।
बातचीत को वापस पटरी पर लाते हुए फिर ब्लेक की ओर मुड़ते हैं। शिया समुदाय के बारे में क्या? पहले के जैसे ब्लेज सीधा खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल फू के संसाधनों में पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि हुई है, लेकिन शिया समुदाय इस बार 5% इक्विटी हिस्सेदारी चाहता है और कम से कम 30% स्नातकों को हमारी ओर निर्देशित करना चाहता है। ओह, इस बार शिया कबीला सेना की ओर से बोल रहा है। ब्लाइंड ने जानबूझकर वो आखिरी हिस्सा जोड़ा है। प्रिंसिपल फू ने गहरी सांस ली। युवा जैन, इस साल लू परिवार का क्या योगदान है? मैं जवाब देने से पहले समय लेता हूँ। पिछले स्टारगेट अभियान में लू कबीले ने एक तारा क्रिस्टल खदान पर कब्जा कर लिया था। मेरे पिता ने सुना है कि फाइमी के खेती के टावर को 100 साल से अधिक समय से बदला नहीं गया है। बहुत समय से इसकी आवश्यकता थी, इसलिए वह एक नया दान करना चाहते हैं। मैं इसे ऐसे कहता हूँ जैसे यह कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, कमरे में मौजूद हर चेहरे का भाव सदमे से अविश्वास में बदल जाता है और फिर हर कोई एक साथ गहरी सांस लेता है। स्टार क्रिस्टल की खान केवल दुश्मन के इलाके में गहराई में ही मौजूद होती है। परग्रही जातियां अपनी खेती को बढ़ावा देने के लिए इसी का उपयोग करती हैं। यह केवल स्टारगेट युद्ध क्षेत्र में ही पाया जाता है। मानव योद्धा भी इसका उसी तरह उपयोग कर सकते हैं और यह कारगर है। इसके अलावा और कुछ भी इसके करीब नहीं आता और केवल पैसा इसे खरीद नहीं सकता। फिर मैं इसमें जोड़ता हूं और लू कबीले का मौजूदा योगदान बिल्कुल वैसा ही रहता है, एक बूंद भी कम नहीं होता। प्रिंसिपल फू खुद को संभालती हैं और विक्टर और ब्लेज की ओर देखती हैं। खेती टावर 5 मीज के लिए महत्वपूर्ण है। क्या जो और शिया परिवार अपनी पिछली व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए तैयार होंगे? यदि नहीं, तो थोड़ी कमी भी ठीक है। आपके शेयरों में कोई बदलाव नहीं होगा। विक्टर की आंखें नीचे झुक जाती हैं। वह एक पल के लिए सोचता है, फिर हल्की सी हंसी हंसता है। ठीक है, आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते, जिसकी बराबरी नहीं कर सकते। इसका विरोध करने का कोई फायदा नहीं है। विक्टर को इसका मतलब बिल्कुल पता है। जैसे ही स्टार क्रिस्टल की खान का जिक्र होता है, जो कबीले के पास उसका मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। दुनिया का सारा पैसा भी हो, तब भी उससे स्टार क्रिस्टल की खदान नहीं खरीदी जा सकती। दूसरी ओर ब्लेक खुले तौर पर नाखुश नजर आ रहे हैं। वह मुझे घूरता है। जैन, पिछले स्टारगेट अभियान में शिया कबीले को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। कई नए सैन्य योद्धा शहीद हो गए। हमें नए लड़ाकों की सख्त जरूरत है। या फिर आज से 3 साल बाद ज्वाला दानव सागर में दक्षिण पूर्वी सेना गंभीर संकट में होगी। क्या आप थोड़ा सा दान कर सकते हैं? समझ में आता है, लेकिन उसी युद्ध में ल्यूक वंश को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमें 3 साल बाद होने वाले प्राचीन रक्तपात कारागार मोर्चे के लिए भी तैयारी करनी होगी। ब्लास के चेहरे पर उदासी छा जाती है। भौगोलिक दृष्टि से फ्लेम डेमन एंशियंट ब्लड प्रिजन के ऊपर की ओर स्थित है। यदि हमारी सेना फ्लेम डेमन सिटाडेल पर कब्जा नहीं रख सकती, तो आप नदी के निचले हिस्से में स्थित प्राचीन रक्त कारागार पर कब्जा कैसे रखेंगे? यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। हर महान वंश एक ही कारण से मार्शलमी वंश में संसाधन लगाता है। योद्धा अनमोल होते हैं। नए छात्रों, विशेषकर प्रतिभाशाली छात्रों के लिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। ब्लू स्टार के पास लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन योद्धाओं की कमी एक गंभीर संकट है। हर साल करोड़ों लोग मार्शल पथ पर कदम रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी के पतन की स्थिति बिगड़ती जा रही है, युद्ध में पहले से कहीं अधिक लोग मारे जा रहे हैं। आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है। लूट क्लैन को हर साल सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है। बाकी लोग कैसे जीवित रह पाएंगे? आपको थोड़ा पीछे हटना होगा। मैं धीरे से मुड़ता हूं, मेरी आवाज ठंडी है। कदम पीछे खींचना। किन आधारों पर? लूट क्लैन सबसे कठिन लड़ाई लड़ता है और सबसे ज्यादा खून बहाता है। स्टारगेट से लेकर अर्थ एबिस तक हर मोर्चे पर मुख्य रूप से लूट क्लैन का कब्जा है। क्या उस जमीन का 1 इंच भी ऐसा है जिस पर हमारा खून न लगा हो? मानवता संघर्ष करती है, योद्धा लड़ते हैं। लूट क्लैन भी लड़ता है, लेकिन लड़ाई में जाने जाती हैं और लूट क्लैन को बाकी सभी से ज्यादा वेतन मिलता है। लेकिन अगर हम पीछे हट जाते हैं, अगर हम पद छोड़ देते हैं, तो उस खालीपन को कौन भरेगा? फौज? जो परिवार? विक्टर तुरंत बीच में बोल पड़ा। जैन, ये ठीक नहीं है। आप और शियाओ की सेना जो भी कर रहे हैं, उसमें जो क्लैन को मत घसीटो। बुलाए जाने पर हम लड़ाके भेजते हैं। जब हम लोगों को नहीं भेज सकते, तो हम पैसे भेजते हैं। हम कभी असफल नहीं हुए हैं, ना तो प्रयास पर, ना ही संसाधनों पर। हम किसी के ऋणी नहीं हैं। आपने जितनी जानें गंवाई हैं, जो परिवार ने उसका बदला चुकाया है। खूब कहा है। ब्लास का गुस्सा भड़क उठता है। वह मिश्र धातु के ब्लेड पर जोर से हाथ मारता है। जैन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि लूट क्लैन ही एकमात्र पीड़ित है? मुझे शब्दों को व्यर्थ करना पसंद नहीं है। क्या तुम लड़ना चाहते हो? अगर मुझे सही याद है, तो आप डबल एस रैंक के प्रतिभाशाली व्यक्ति है ना? ब्लास की आवाज ठंडी पड़ जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आखिरकार आप सिर्फ एक पद के ही तो है। मुझे ठीक ठीक पता है कि वह क्या कर रहा है, और मैं उसके झांसे में नहीं आता। क्या आपके मुकाबले मेरा होना वाकई उचित होगा? ब्लेज उपहास उड़ाता है। सही बात है। ए रैंक वाले खिलाड़ी पर डबल एस रैंक वाले खिलाड़ी को चुनना, यह अच्छा नहीं लग रहा है। सुनो, मैं एक हाथ से लड़ूंगा। मैं अपना सिर हिलाता हूं। मैं नहीं चाहता कि लोग यह सोचे कि मैं तुम्हें धमका रहा था। बहुत अच्छा विचार है, लेकिन मैं इसमें भाग नहीं लूंगा।
ब्लेज ने ब्लेड पकड़ा, खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चल पड़ा। यह वह जगह नहीं है, अब अखाड़े का मंच तैयार है। वह पीछे मुड़े बिना बाहर चला जाता है। उसके जाते ही प्रिंसिपल फू और बाकी सब मेरी तरफ देखने लगे। प्रतिभा का इतना बड़ा अंतर, कितना भी प्रयास कर लो यह बंद नहीं होता, और ब्लेज के पास सब कुछ है। प्रतिभा, समर्पण, संसाधन। वहीं मेरी प्रतिभा औसत दर्जे की है, और ल्यूना के प्रति वर्षों तक अपनी साधना की उपेक्षा करने के कारण मैं एक मानक ए रैंक से भी पीछे रह गया हूं। फिर भी मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। अखाड़े के मंच पर ब्ले अपने हाथ में तलवार लिए खड़ा है और एक पैर को जमीन पर जोर से पटक रहा है। मैं धीरे धीरे चलकर उसके सामने खड़ा हो जाता हूं। अपने आप को देखना। उसके पैर मुड़ते हैं, फिर धड़ाम से वह तोप के गोले की तरह आगे बढ़ता है। एक ही मुक्का, कोई चालबाजी नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, बस अत्यधिक रक्त ऊर्जा। भयंकर युद्ध ऊर्जा से भरी वह रक्त शक्ति देखने वाले हर व्यक्ति पर एक चट्टान की तरह दबाव डालती है। लेकिन मंच पर जिस क्षण ब्लाज की मुट्ठी मेरी खुली हथेली से टकराती है, वह सारी उबलती हुई रक्त ऊर्जा पल भर में ढह जाती है। उसकी मुट्ठी मेरी पकड़ में जकड़ी हुई है। वह चाहे जितनी भी जोर से खींचे, वह हिलता नहीं है। चौथा स्थान। आप चौथे स्थान पर कैसे हैं? मैं अपनी कलाई झटकता हूं। ब्लेज की आवाज सब में से कांप रही थी, क्योंकि उसका शरीर उससे भी तेज गति से मंच पर जा गिरा जितनी तेजी से वह आया था। भीड़ स्तब्ध रह जाती है। जैन, तुमने इसे बहुत अच्छे से छिपाया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप पहले ही चौथे रैंक तक पहुंच चुके हैं। यह फिर से मेरी ही गलती थी। वह जमीन पर पैर पटकता है और एक बार फिर खुद को उछालता है। भयानक विस्फोटक शक्ति ने उसे 30 फीट से अधिक ऊंचाई तक हवा में उछाल दिया। वह सीधे मेरे सामने उतरता है, मानो ऊपर से मुझ पर मंडरा रहा हो। मैंने उसकी ओर देखा। मेरे चेहरे के भाव अपरिवर्तित थे। परिणाम वही रहा। आपने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है। मैंने हाथ उठाया और थप्पड़ मारा। इसके बाद जो कुछ होता है वह दर्शकों को पहले की किसी भी घटना से कहीं अधिक चौंका देता है। वह एक ही स्ट्राइक, सभी को यह स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। ब्लाज के हाथ से एक तेज चटकने की आवाज आई, हड्डी टूटने की आवाज। ब्लेज हड्डियों को कंपा देने वाली ताकत के साथ मंच पर आ गिरा। प्रबलित मिश्र धातु का चबूतरा टिका रहता है, लेकिन हिंसक रूप से हिलता डुलता है। पूरी भीड़ थमसी जाती है। हर किसी की निगाहें ब्लेज पर टिकी हुई थीं, जो पेट के बल लेटी हुई थी। उसकी आंखें चौड़ी थीं और वह पलकें नहीं झपका रही थी। सिर से लेकर पैरों तक एक सिहरन दौड़ जाती है। ब्लेज कांपता है, फिर एक हाथ के सहारे खुद को ऊपर उठाता है। वो मुझे घूरता है। अविश्वास, क्रोध, अपमान, हर भावना एक साथ उसकी आंखों से उमड़ रही थी। मैं उसे शांत भाव से देखता हूं। अभी भी जा रहा है? मैं अपना सिर हिलाता हूं। लगता है आपने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है। उन शब्दों ने किसी चीज में आग लगा दी। क्या कभी किसी ने उन्हें इस तरह बर्खास्त किया है? उसकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी, और फिर उसके शरीर में बदलाव आने लगते हैं। उसकी बाहों के बीच एक काला निशान दिखाई देता है और वह हर नस में फैल जाता है। उसके शरीर पर काली रेखाएं रेंगती हुई दिखाई देती हैं। उसका पूरा व्यक्तित्व युद्ध की अपार ऊर्जा की एक लहर बाहर की ओर फैल जाती है। उसकी परछाई उसकी पीठ से विकृत होती हुई दिखाई देती है। 2 अतिरिक्त भुजाएं बाहर निकल आती हैं। 10 विशाल काले पंख खुलते हैं। उसके सिर के ऊपर एक विशालकाय काले अजगर की खोपड़ी प्रकट होती है, और दर्जनों मीटर ऊंचा एक काला अजगर पूरी तरह से आकार ले लेता है। ब्लेज अंदर से मुझे घूर रहा है। यह ठंडा और निर्दयी है। घुटने टेक कर आत्मसमर्पण करो। तो यह 10 पंखों वाले काले ड्रैगन का रूप है। सामान्य सा लगता है। तभी ब्लेज को इस बात का पता चलता है। मैं बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं। किसी अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार वह जबरदस्त दबाव होता है जो वह अपने साथ लेकर चलती है। एक ऐसी शक्ति जो प्रतिद्वंदी के मनोबल को तोड़ने के लिए बनाई गई हो। ब्लेज मुझे हैरानी से देखती है। मैं मुस्कुराता हूं। संयोगवश मेरे पास भी एक अभिव्यक्ति है। मैं आपको अपना दिखाता हूं। मेरे मुंह से शब्द मुश्किल से निकले ही थे कि मेरे पीछे का आकाश बदल गया। नीले हरे रंग की अराजकता का एक विशाल विस्तार, और उस अराजकता के भीतर एक अकेली कमल की कली आसमान में स्थिर और मौन खड़ी है। अराजकता में भी शांत और स्थिर, प्राचीन कालातीत गहराई की आभा बिखेरती हुई। अनंत आकाश में एक कमल धराम दबाव पहाड़ की तरह ब्लेज पर आ गिरा, और वह मेरे ठीक सामने घुटनों के बल गिर गया। उसके 10 पंखों वाले काले अजगर का रूप हिंसक रूप से कांपता है और एक कांपते हुए काले पिंड में सिमट जाता है। मंच के ऊपर 2 आकृतियां एक दूसरे के सामने हैं, लेकिन काला अजगर ढहने की कगार पर कांप रहा है और थरथरा रहा है। सन्नाटा छा जाता है। हर कोई मुझे बिना हिले डुले घूर रहा है। मैं अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा होता हूं और ब्लेज की ओर देखता हूं। क्या अभी भी लड़ाई जारी है? हाँ। ब्लेज की आंखें लाल हो गई है। एक हाथ मंच पर टिका हुआ है। वह अपने दांतों के बीच से उस एक शब्द को जबरदस्ती बोल रहा है, फिर खड़ा होकर उसे कहता है। जैसे ही ये शब्द उस तक पहुंचते हैं, ब्ले मुंह भरकर खून उगल देता है और बेहोश होकर पीठ के बल गिर पड़ता है। प्रधानाचार्य के देखने के चबूतरे पर प्रधानाचार्य फू और रेक्स दोनों ही अचंभित होकर खड़े हैं। रेक्स पलके झपकाता है। माँ, जैम एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है ना? ए रैंक किसी अभिव्यक्ति को कैसे जागृत करता है?
प्रिंसिपल फू की निगाहें मुझ पर टिकी हुई है। मुझे कैसे पता होगा? प्रथम वर्ष के नामांकन का मूल्यांकन। मैं स्वयं वहां मौजूद था। कोई गलती नहीं हुई थी, लेकिन यह किस प्रकार की अभिव्यक्ति है? मैंने मार्शल रिकॉर्ड्स के पूरे इतिहास में इसे कभी नहीं देखा। भीड़ के एक कोने में पास ही में अंकल हाउ और एवा बाकी सभी से अलग खड़े हैं। उनके चेहरे पर दो बिल्कुल अलग भाव हैं। अंकल हाउ समारोह से खराब मूड में चले गए थे। मैंने वहां जो कुछ किया उसे देखने के बाद भी वह खुश नहीं था, क्योंकि मैंने पूरी तरह से स्क्रिप्ट से हटकर काम किया और उसने अच्छा हिस्सा मिस कर दिया। इसलिए वह एवा को सीधे 5 मीज ले गया। पहला कारण यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 10 अकादमियों में प्रतिभाशाली छात्रों की भरमार है। एवा के लिए वास्तविक प्रतिस्पर्धा में खुद को परखने का यह एक बेहतरीन मौका है। दूसरा कारण यह था कि वह चिढ़ गया था और एवा को कुछ लोगों को कुचलते हुए देखना चाहता था। एवा की दोहरी एस रैंक वाली प्रतिभा और उसकी ताकत, जो उसकी उम्र के सभी लोगों से कहीं अधिक है, को देखते हुए 5 मीज में दबदबा बनाना उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो वह आया और सीधे अपने पुराने संपर्क 5 मीज के एक वरिष्ठ प्रशिक्षक के पास गया। लेकिन इससे पहले कि वह पहला मैच आयोजित कर पाता, उसने मुझे और ब्ले को मंच पर कदम रखते हुए देख लिया, और फिर जो कुछ हुआ वह सब हो गया। अंकल हाउ कमल को घूरकर देखते हैं। ओल्ड कैट, क्या जैन वाकई में एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है? उसके बगल में बैठा प्रशिक्षक, बूढ़ा आदमी, आंखें चौड़ी करके झट से पलटवार करता है। स्पष्टतः प्रथम वर्ष के नामांकन का मूल्यांकन। मैं वहां था। उप प्रधानाचार्य वहां मौजूद थे। प्रत्येक वरिष्ठ कर्मचारी। क्या आपको लगता है कि हम सब गलत थे? चाचा जी, वह अब भी इस बात को बुला नहीं पा रहे हैं, लेकिन ए रैंक का जागरण एक अभिव्यक्ति है। वह कैसे संभव है? जब तक कि आपने जानबूझकर उसकी असली प्रतिभा को छिपाकर उसकी रक्षा ना की हो। बूढ़ी बिल्ली अपनी आंखें घुमाती है। हमारे पास पहले से ही डबल एस रैंक वाले छात्र हैं। इसे छिपाने का क्या फायदा होगा? और वैसे भी उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए क्या हमें इसकी जरूरत होगी? लूट कबीले के 3 प्रमुख नेता हैं। उसे छूने की हिम्मत कौन करेगा? वे दोनों एक दूसरे से लगातार बातचीत करते रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस कमल की आकृति से एक पल के लिए भी नजर नहीं हटाता। उनके चेहरे से सदमे का भाव कभी नहीं हटता। फिर अंकल हाल को कुछ एहसास होता है। इस अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? बूढ़ी बिल्ली को भी यह बात समझ आ जाती है। मुझे नहीं पता। वे एक दूसरे को देखते हैं। यह सदमा और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि मार्शल आर्ट के पूरे दर्ज इतिहास में इसके केवल 12 ज्ञात रूप ही दर्ज हैं, और सैकड़ों वर्षों में एक भी नया रूप सामने नहीं आया है। और फिर भी यहाँ एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम उनमें से कोई भी नहीं बता सकता। ब्लेज का 10 पंखों वाला काला ड्रैगन शीर्ष स्तर का एस रैंक अवतार है। जैन के लोडस ने कमाल कर दिया, जिसका मतलब है कि लोडस कम से कम श्रांक के शिखर पर है। संभवतः डबल एस, शायद ट्रिपल एस, शायद इससे भी आगे। अंकल एच ने गहरी सांस ली। बूढ़ी बिल्ली ये सब देख लेती है और खुद को रोक नहीं पाती। क्या आप ही वो व्यक्ति नहीं थे जो लगातार इस बात का बखान कर रहे थे कि आपको एल कबीले का युवा मालिक बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसने सगाई तोड़ दी थी वगैरह? तो क्या अब भी आप ऐसा करना चाहते हैं? चाचा जी, इसे टाल देते हैं। यह महज एक अभिव्यक्ति है। एवा के पास भी एक है। उसके बगल में आवा का सुंदर चेहरा एकदम गंभीर हो गया है। ठीक उसी समय वह दृश्य गायब हो जाता है। एवा अचानक अपने ख्यालों से बाहर आती है और उसकी आंखों में उत्साह की एक चमक दिखाई देती है। चाचा जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं 2 दिन में किसे चुनौती देना चाहता हूँ? मुझे नहीं पता कि उसका स्वरूप किस श्रेणी का है, लेकिन वह मेरे स्तर का है। मैंने जैन को कम आंका। अगर वो मुझे हरा सकता है तो उससे शादी करना कोई असंभव बात नहीं होगी। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर सकता, तो मैं अपने से कमजोर किसी से शादी नहीं करूंगी। अंकल हाउस अपना सिर खुजाते हैं और कुछ नहीं कहते। प्रशिक्षण मैदान शोरगुल से गूंज उठता है। मैं शांति से मंच से नीचे उतरता हूं। हर आंख सन्नाटे में टकटकी लगाए देख रही थी। मंच पर एक आकृति बिना किसी आवाज के ब्ले के बगल में प्रकट होती है। एक हाथ से उसके बेहोश शरीर को उठाती है, मेरी ओर एक संक्षिप्त नजर डालती है और गायब हो जाती है। मुझे इसका आभास हो गया था, कोई ब्लेज को लेने आया था। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के तीसरे सबसे शक्तिशाली कबीले के शीर्ष व्यक्ति के लिए एक निजी संरक्षक का होना अपेक्षित है। मैं प्रधानाचार्य के कार्यालय में लौटता हूँ। नोवा, लूना और विक्टर पहले ही वापस आ चुके हैं और कमरे में एक नया चेहरा दिखाई देता है। एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है, जिसके एक कंधे पर एक बेहोश युवक लिपटा हुआ है। ब्लेज अभी भी बेहोश है। प्रिंसिपल फू और बाकी लोग मेरी तरफ देखते हैं। उनके भाव इतने जटिल होते हैं कि उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं पूरी तरह से निश्चिंत होकर पीछे मुड़कर देखता हूँ। जैन, आपने अपनी मनोकामनाओं को कब जागृत किया? मास्टर लिन के समारोह से एक रात पहले यूना पास में खड़ी होकर सुन रही होती है। उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक झलक दिखाई देती है। तो वह मेरे पिता की ऊर्जा पर सवार था, लेकिन यह मैं क्यों नहीं था? प्रिंसिपल फू धीरे से सिर हिलाते हैं। उनका कहना है कि अत्यधिक शोक या सदमा किसी लक्षण के प्रकट होने का कारण बन सकता है। लगता है यह सच है। मैं मन ही मन मुस्कुराता हूं और इसे जाने देता हूं।
प्रधानमंत्री फो, मुझे लगता है कि संसाधन वितरण को लेकर अब कोई आपत्ति नहीं है। मेरी नज़र क्षण भर के लिए उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर जाती है। हम समझौते के अनुसार आगे बढ़ते हैं। यदि शिया समुदाय को कोई समस्या है तो वे अपने योगदान का कुछ हिस्सा वापस ले सकते हैं। प्रिंसिपल फू भी उस आदमी की तरफ नजर डालते हैं। विक्टर बगल से अपनी बात कहता है, किसी भी प्रकार की कमी होने पर जो परिवार उसकी भरपाई करेगा, वह मन ही मन उम्मीद कर रहा है कि शियाओ परिवार गुस्से में वहां से चला जाए। एक प्रतियोगी कम हो गया। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति गुस्से से उबल रहा है, लेकिन एक बुजुर्ग होने के नाते वह छोटों के सामने नखरे नहीं दिखा सकता। और ब्ले ने शर्त लगाई थी, ठीक है, मैं सहमत हूं। प्रिंसिपल फू धीरे से सिर हिलाते हैं। फिर बात खत्म। आज दोपहर किसी को भेजकर समझौते पर हस्ताक्षर करवाएं और संसाधन आने शुरू हो जाएंगे। बातचीत पूरी हो गई है। चार महान कुलों की अगली पीढ़ी के बीच पहली मुलाकात। निष्कर्ष निकाला गया। मीटिंग के बाद मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पार करके अपने ट्रेनिंग चैम्बर की ओर जा रहा था, तभी पीछे से एक आवाज आई। मेरी भौहें तन जाती है। लूना मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है और होंठ सिकोड़कर मेरे आगे निकल जाती है। मेरा इंतजार करना। मैंने तुमसे इंतजार करने को कहा था। क्या तुमने मुझे सुना नहीं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मेरे द्वारा उससे बात करने के तरीके में आए बदलाव का उसे तुरंत एहसास होता है। लूना की भौहें ऊपर उठ जाती है। मुझे कुछ कहना है। मुझे पता है मैंने पूरी तरह से सही व्यवहार नहीं किया है, इसलिए मैं आपसे माफी मांग रही हूं। लेकिन मैं एक महिला हूं और आप एक पुरुष हैं। आपने मेरे साथ जो व्यवहार किया वो फिर भी गलत था, है ना? और मैं चुपचाप मजे से उसे देखता रहता हूं, ये देखने के लिए कि वह आगे क्या करने वाली है। मेरी निगाहों के सामने लूना का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इस संसाधन योगदान के लिए मैं चाहूंगा कि आप लिन क्लांग का हिस्सा वहन करें। इस समय पैसों की तंगी है। मैंने उसकी बात काट दी। लिन क्लांग की आर्थिक समस्याएं लू कबीले के लिए चिंता का विषय नहीं है। और अगर मुझे याद है तो सबसे पहले लिन क्लांग ने ही मुझसे उस संसाधन स्लॉट को सुरक्षित करने की गुहार लगाई थी। अगर आप इसे वहन नहीं कर सकते तो पीछे हट जाइए। लूना की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही है। वह जल्द से जल्द वापसी का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही है। वह दांत भींचकर उसे बाहर निकालती है। जैन, हाँ, हम आपसे ही पूछते हैं, लेकिन अगर आप सहमत नहीं होते तो हमें शुरू से ही कुछ पता नहीं चलता। आज हमारा हिस्सा चुका दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, अन्यथा मेरे साथ तुम्हारा कोई चांस नहीं है। कोई नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मन करे करो। जब तक बहुत जरूरी न हो मेरे पास मत आना। दरअसल बेहतर यही होगा कि तुम मेरी नजरों से दूर रहो। मेरे भीतर से एक तीव्र और अचानक ऊर्जा का विस्फोट होता है। जूना चिखती है और पीछे की ओर लड़खड़ा जाती है। मैं पीछे मुड़े बिना चला जाता हूँ। जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, ब्लेज के साथ मेरी लड़ाई और रहस्यमय कमल अभिव्यक्ति के जागृत होने की खबर 5 मीज में जंगल की आग की तरह फैल जाती है, फिर इंटरनेट पर छा जाती है। प्रतिक्रिया बहुत व्यापक है। जब लूट कबीले को इस बारे में पता चलता है तो पहले तो किसी को विश्वास नहीं होता, जब तक कि लड़ाई का फुटेज प्रसारित होना शुरू नहीं हो जाता। फिर वे इस बात पर विश्वास कर लेते हैं और खुशी का सैलाब उमड़ पड़ता है। लेकिन जब भगवान शांत हो जाते हैं तो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि इस अभिव्यक्ति को आखिर कहा क्या जाता है? यहां तक कि मार्शल संत कहलाने वाले उन्हें भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। क्या मेरे बेटे ने अभी अभी एक बिल्कुल नया रूप प्रकट किया है? कबीले के लोग अपने नेता को बेतहाशा उत्साह और खालीपन के बीच जूझते हुए देखते हैं। और सच कहे तो उस रात किसी को नहीं पता था कि क्या कहना है। मैं घर नहीं जाता। मैं अकादमी में एक प्रशिक्षण कक्ष में दाखिला लेता हूँ और सीधे साधना में लग जाता हूँ। डिंग, भक्ति प्रणाली। तारों की अथाह गहराई के नीचे छठे दिन का पुरस्कार। बोनस उपहार 1 स्टार एबिस फिशिंग रॉड। बोनस उपहार 2 स्टार एबिस चारा। आधी रात के ठीक बाद छठे दिन का इनाम आता है। मैंने तुरंत सिस्टम का विवरण खोला और मेरे चेहरे पर बड़ी मुश्किल से काबू में आने वाली उत्तेजना के भाव उभर आए। स्टार एबिस बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसके नाम से लगता है, एक विशाल अथाह खाई। इसे एक अनंत मछली पकड़ने के तालाब की तरह समझें जो रहस्यमय वस्तुओं से भरा हुआ है, जिन्हें स्टारबिस मछली पकड़ने वाली छड़ी का उपयोग करके बाहर निकाला जा सकता है। और इससे भी बढ़कर केंद्रित मछली पकड़ने से मार्शल प्रशिक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया और पल भर में मैं एक अज्ञात अराजकता से भरे वातावरण में पहुंच गया। मेरे सामने एक विशाल खाई खुजदी है और उसके भीतर अनंत तारों की रोशनी टिमटिमाती और घूमती है, मानो तारों से बना एक पूरा महासागर हो। मैं पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर देखता रहता हूँ। मेरे हाथ में तारों की रोशनी से ढकी एक मछली पकड़ने वाली छड़ी प्रकट होती है। चारा पहले से ही लाइन पर लगा हुआ है। मैं अपनी निगाहें नीचे कर लेता हूँ, अपने मन को शांत करता हूँ और मछली पकड़ना शुरू कर देता हूँ। 2 घंटे पलक झपकते ही बीत जाते हैं। फिर छड़ में झटका लगता है। मेरा ध्यान वापस केंद्रित हो जाता है। मैं कुछ फीट उछलता हूँ और छड़ी को कसकर पकड़ लेता हूँ। डिंक, मछली पकड़ने में सफलता मिली। स्काईविल मछली प्राप्त करें। स्काईविल मछली में स्वर्ग और पृथ्वी का सार समाहित है। इसका सेवन करने से मार्शल कल्टीवेशन को बढ़ावा मिलता है। मैंने जो पकड़ा है उसे देखते ही मेरा दिमाग चकरा जाता है। स्काईविल मछली स्टाररेस का हिस्सा है, जो एक ऐसा कबीला है जो स्टारगेट के पार रहता है। क्या मैंने अभी अभी स्टार रेस के किसी सदस्य को खोज निकाला है?
मैं छड़ को पीछे की ओर झटका देता हूं और उसे ऊपर खींच लेता हूं। लाइन के अंत में चारा से चिपका हुआ कुछ ऐसा है जिसका आकार एक युवा बैल के बराबर है। एक विशाल मछली। इसका पूरा शरीर चमकदार सोने जैसा था। दो काली आंखें जिनमें स्पष्ट रूप से भय झलक रहा था, स्पष्ट रूप से बुद्धिमान। मैंने उसकी आकृति को एक नजर देखा और जोर से सांस ली। यह वास्तव में एक तारामंडलीय शैतान मछली है। क्या तारामंडल की खाई उस दुनिया से जुड़ी है जहां वास्तव में तारा जाती रहती है? मैं इस विचार पर ध्यानपूर्वक विचार करता हूं। अगर मुझे सही याद है तो तारा जाति की दुनिया को तारा लोक कहा जाता है। ब्लू स्टार की तरह ही यह अपने आप में एक संपूर्ण जीवंत दुनिया है। स्टारगेट केवल इन दोनों को जोड़ने वाला मार्ग है। यदि तारामंडल की खाई वास्तव में तारामंडल से जुड़ी हुई है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा तारामंडल ही मेरा मछली पकड़ने का तालाब बन गया है? मैं तुरंत अपना ध्यान वापस केंद्रित करता हूं। आकाशीय दुष्ट मछली वंश एक अनूठा मामला है। उनकी युद्ध क्षमता तारों की जाति में सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन उनके शरीर के भीतर संचित सार किसी भी मानव योद्धा के लिए एक दुर्लभ और असाधारण पुरस्कार है। बिना किसी झिझक के मैं इसे पूरा निगल जाता हूं और इसे परिष्कृत करना शुरू कर देता हूं। मेरे पूरे शरीर में अकल्पनीय रूप से सघन ऊर्जा का एक प्रवाह दौड़ जाता है। 1 घंटे बाद परिष्करण प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मेरी साधना में फिर से एक नई जान आ गई और मैं पल भर में चौथे स्तर के मध्य तक पहुंच गया। 1 घंटे में माइनस स्टेज पूरी तरह से हासिल कर ली गई। यह आकाशीय दुष्ट मछली कोई साधारण मछली नहीं थी। सामान्य नमूनों में इतनी मात्रा में सार तत्व नहीं होता है। मुझे याद है कई साल पहले दूसरे एल्डर ने मुझे दूसरे रैंक तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक स्काईविन मछली वापस लाई थी। उसकी महत्ता इससे कहीं अधिक कमजोर थी। यह विचार मुझे वापस छड़ी की ओर खींच लाता है। मैंने तुरंत दोबारा जाल फेंका, लेकिन सुबह होने तक मुझे कुछ भी नया नहीं मिला। मुझे थोड़ी निराशा हुई है, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद जो बात मुझे आश्चर्यचकित करती है वो अब बिल्कुल अलग है। पूरी रात मछली पकड़ने के बाद मेरी आध्यात्मिक एकाग्रता और मार्शल कौशल दोनों में वृद्धि हुई है। बस मछली पकड़ रहा हूं। हर एक दिन, चाहे कुछ भी काम ना हो, साधना को आगे बढ़ाता है। मैं अविश्वास से अपना सिर हिलाता हूं। इस प्रणाली में मिलने वाले पुरस्कार पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर कदम रखा। प्रशिक्षण मैदान पहले से ही खचाखच भरे हुए हैं। कुन 5 मीस के उभरते सितारे को देखने के लिए 1000 से अधिक लोग, जिनमें 5 मीस के छात्र और दर्जनों प्रशिक्षक शामिल थे, सभी एकत्रित हुए। लेकिन लगातार 2 जीत के बाद मंच पर उस शख्स को देखते हुए माहौल गंभीर हो जाता है। 18वें स्थान पर मौजूद 5 खिलाड़ी 3 चालें भी नहीं चल पाए। क्या वह वाकई इतनी ताकतवर है? सभी जानते थे कि वह मजबूत है, लेकिन कुछ ही सेकंड में 18वीं रैंक हासिल करना एक अलग ही बात है। लू लिनलिन भी हार गई। आवा कौन है? वो हमारी दोनों डबल एस छात्राओं से अधिक मजबूत प्रतीत होती है, और इसके अलावा उसने मैनिफेस्टेशन के प्रति जागरूकता भी विकसित कर ली है। उसे छूने की हिम्मत भी कौन कर सकता था? नीचे अतिथि दर्शक क्षेत्र में बैठकर एवा की लगातार तीसरी जीत देख रहे थे। अंकल हाउस अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंसते हैं। बूढ़ी बिल्ली, तो ये है आपकी 5 रैंकिंग, 18वीं और 16वीं। उनके पास बस इतना ही है। वे अपने देश में काउंट रैंकिंग में कहीं भी उसी रैंक के आसपास नहीं है, और बिगलांग की प्रोडिजी रैंकिंग के भी कहीं करीब नहीं है। बूढ़ी बिल्ली उपहास उड़ाती है। आपको किस बात पर इतना गर्व है? आपकी बीसीएन के बच्चे वाकई बहुत अच्छे हैं। कुल्लून 5 मीज में अवा पहले नंबर पर है। छात्रों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले छात्र, जिनकी संख्या किशोरों के बीच है, क्या यह पूरी तरह से अपेक्षित नहीं है? चाचा जी बिना किसी चिंता के मुस्कुराते रहते हैं। बात को घुमाना बंद करो। अगर आपको इतना ही भरोसा है तो अपनी 5 रैंकिंग सामने ले आइए। शीर्ष 2 डबल एस प्रतिभा, वे दोनों। अगर वे अकेले उसका सामना नहीं कर सकते तो उन्हें एक साथ भेज दो। बूढ़ी बिल्ली को तो गुस्सा भी नहीं आता। इतने वर्षों बाद भी वो उसी तरह मुफ्फट है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि शीर्ष 5 रैंकिंग में असली नंबर 1 और 2 एसयू परिवार और जो परिवार से हैं, उनमें से किसी को भी रैंकिंग की लड़ाइयों से कोई लेना देना नहीं है। आपका तात्पर्य क्या है? तभी एवा मंच से सीधे ओल्ड कैट की ओर देखती हैं। अंकल कैट, मुझे पहले से ही पता है कि मैं अपने आखिरी मैच के लिए किसे चाहता हूं, लेकिन वह अभी यहां नहीं है। क्या आप इसे सेटअप कर सकते हैं? बूढ़ी बिल्ली ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। नाम लो। क्या यह जो कबीले का विक्टर है या सु कबीले की नोवा? नोवा लगभग आ ही गया है। विक्टर का कहना है कि वो हाल ही में बहुत व्यस्त रहा है। मुझे पहले उनसे संपर्क करना होगा। मुझे व्यवस्था करने दीजिए। एवं मुस्कुराती है और अपना सिर हिलाती है। कोई भी नहीं। ओल्ड कैट की भौहें ऊपर उठ जाती हैं। भीड़ उत्सुकता से आगे झुकती है। एवं स्पष्ट रूप से बोलती है, मैं अपने आखिरी मैच के लिए जिस व्यक्ति को चाहता हूं वह थोड़ा अलग है। ये एल कबीले का युवा मुखिया जैन है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, अंकल हाउ को छोड़कर, जिन्हें पहले से ही इसका अंदाजा था, भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति पूरी तरह से अवाक रह गया। बूढ़ी बिल्ली पल के झपकाती है, फिर अचानक कुछ समझ में आ जाता है। एवा, तुम जैन से क्यों लड़ना चाहती हो? मैं आपको पहले ही चेतावनी दे देता हूं। वह बच्चा आजकल कुछ बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है, और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने किसी तरह एक ऐसी अभिव्यक्ति को जागृत किया जिसने एक एस रैंक अभिव्यक्ति को भी कुचल दिया।
हो सकता है कि उसे कच्ची साधना में थोड़ी बढ़त हासिल हो, लेकिन मैं वास्तव में उसके प्रदर्शन को लेकर उत्सुक हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसका कमल मेरे चांदनी हिमकमल से कितना अलग है। इनमें से कौन सा ज्यादा मजबूत है? एवा की आवाज शांत आत्मविश्वास से भरी हुई है। बूढ़ी बिल्ली हिचकिचाती है। मैं अनुरोध कर सकता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि जैन कौन है? वह लड़ने के लिए राजी होगा या नहीं, यह एक अलग सवाल है। मुझे स्वीकार है। ओल्ड कैट का प्रदर्शन अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि मंच के नीचे मौजूद भीड़ दोनों तरफ हट गई। मैं आगे बढ़ता हूँ और शांति से मंच पर कदम रखता हूँ।